स्टार्टेड ना? हो गया। ओके सर, ठीक है सर, चलो स्टार्ट करते हैं। कल का क्लास नहीं हो पाया था, आज करते हैं। तो इनकम टैक्स लाइव क्लास में क्या होना है आज? सर आज के इनकम टैक्स में क्या है कहानी? कहानी में ये है सर कि जो कंटिन्यूएशन लास्ट वीक में मैं कर रहा था उसी, ठीक है, दैट इज टीडीएस, टीसीएस एंड एडवांस टैक्स। मतलब गवर्नमेंट थोड़ा जल्दी टैक्स कलेक्ट करना चाहता है, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट को डेवलप किया है। लेकिन ऐसे ही नहीं कि गवर्नमेंट को जल्दी टैक्स चाहिए बोल के किसी भी तरह से निकाल ले। गवर्नमेंट इसके पीछे काफ़ी रीज़न पाया, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना हम लोग थोड़ा फास्ट टैक्स कलेक्ट करें, और इस फास्ट ट्रैक टैक्स कलेक्शन के चक्कर में हम लोग के लिए एक चैप्टर आ गया, और उस चैप्टर का नाम हो गया सर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, या फिर टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, या फिर आप ऐसे बोलो एडवांस टैक्स। तीनों कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, ठीक है, नॉट द सेम कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली, बट मजा का बात यह है सर कि टीडीएस समझ जाओगे तो टीसीएस भी समझ जाओगे, और एडवांस टैक्स फिर बाद में बताते हैं। लेकिन लास्ट वीक आपको टीडीएस के ऊपर क्वेश्चन जब सॉल्व कराया तब आप लोगों का थोड़ा आइडिया क्लियर हुआ। उससे पहले तो आप लोग बस बोर हो रहे थे, क्योंकि मैं प्रोविजन बता रहा था और आप लोग प्रोविजन सुनते हो जब भी हो तो सो जाते हो। सर लेकिन क्या करें सर, अगर ये सिर्फ एक कोई सर्टिफिकेट कोर्स होता तो मैं आपको इतना डिटेल्स में थोड़ी ना बोलता। मतलब आजकल मार्केट में होता है ना सर इनकम टैक्स सर्टिफिकेशन कोर्स, तो उसमें क्या करते हैं ना, इतने डिटेल्स जाने में जरूरत नहीं है। जस्ट ओवरव्यू देख के कुछ कंप्यूटर के थ्रू से कुछ रिटर्न फाइल का दिखा के छोड़ देंगे और कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आप लोग बन रहे हो सर एक्सपर्ट, चार्टर्ड, सीएम, सीएस, आप लोगों के साथ किसी भी तरह का शॉर्टकट नहीं अपना सकते। तो ना तो मैं अपना सकता हूँ ना ही आप लोग अपना सकते हो। शॉर्टकट में प्रोफेशनल नहीं बन सकते आप, ठीक है। कड़ी मेहनत से प्रोफेशनल बना जाता है, और इस मेहनत के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। मैं भी मेहनत करूंगा, आप लोग भी मेहनत करोगे तो ही जाके बन पाओ। शॉर्टकट मत अपनाओ सर, ठीक है। कुछ लॉजिक जरूर अपना सकते हैं, इजी मेथड जरूर चूज कर सकते हैं, ऑब्वियसली उसमें इन्वेंशन होना जरूरी है। जैसे मेरे लिए भी आपके लिए भी, आप पढ़ाई में इन्वेंशन ढूंढो, मैं पढ़ाने में इन्वेंशन ढूंढने का कोशिश करता हूँ कि कैसे पढ़ा जाए कि आप लोगों को और इंटरेस्टिंग लगे और मजेदार लगे। बट क्या है ना, कभी कभी कुछ चीजें मैं कितना भी कोशिश कर लूँ, मैं सोचता हूँ कि इसको इंटरेस्टिंग करूंगा, लेकिन जब प्रोविजन बताने का मौका आता है मैं देखता हूँ कि इसमें ज्यादा इंटरेस्ट करने जाऊंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि इतना लंबा लंबा प्रोविजन है, फिर वो खत्म नहीं कर पाऊँ। इसलिए इंटरेस्ट के से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको कान में दिया जाए, आपके दिमाग में भरा जाए, आपके माइंड में उसके बारे में बात किया जाए, तो काम हो सकता है। इसलिए कभी कभी मैं समझ सकता हूँ कि कुछ बातें जब जरूरत से ज्यादा प्रोविजन थोड़ा बोरिंग सा लगता है, बट मैं कुछ कर नहीं सकता। आगे चलो सर। सर आगे कहाँ जाए? सर कहाँ और जाए, जाने का जगह कहाँ? टैक्स में ही अभी रहना। तो एडवांस टैक्स, डिडक्शन एट सोर्स, कलेक्शन एट सोर्स एंड, मतलब बेसिकली इन सिंपल कहा जाए तो टीडीएस, टीसीएस एंड एडवांस टैक्स का जो एरिया में कवर करने का स्टार्ट किया था लास्ट वीक, उसमें कुछ सेक्शंस में मैंने बात कर पाया था आपसे, कुछ सेक्शन अभी भी बाकी है। स्पेशली मैं अभी टीडीएस में चर्चा करूँ कि कौन से केस में गवर्नमेंट कैसे टीडीएस कलेक्ट करता है, क्या रेट है टीडीएस का, कब टीडीएस लेता है, क्या लिमिट है। ऐसा नहीं कि हर केस में टीडीएस लेके छोड़ देगा, लिमिटेशंस भी है, तो कितना लिमिट है, उस लिमिट को कैसे यूटिलाइज करना है, यही सब चीजें बात हो रहा है सर। तो अगर आप टीडीएस समझ जाओगे ना तो टीसीएस भी समझ जाओगे। तो अभी तो फिलहाल मैं आपको डिडक्शन सेट ऑफ टैक्स एट सोर्स सेक्शन 192 से 196 का जर्नी, एज वेल एज सर्टिफिकेट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स एट लोअर रेट 197 की जर्नी, ये सब जर्नी चलेगा सर। अच्छा, नो डिडक्शंस ऑफ टैक्स, मतलब जिसमें टैक्स का डिडक्शन नहीं किया जाएगा। इन सर्टेन केसेस, देयर आर सर्टेन केसेस जहां पर टैक्स में डिडक्शन नहीं होता है, ठीक है, जैसे कि 197A का एरिया है, और कुछ मिसलेनियस प्रोविजंस है। मिसलेनियस मतलब मिली जुली, ठीक है, मतलब मिक्स्ड अप टाइप से हैं, वेराइटीज जिसमें आपको थोड़ा मिलेगा। 198 से 206 AB का एरिया, ये कवर करना जरूरी है। तो जरूरी है मतलब
सर जरूरी है, टीडीएस जानना है तो जरूरी तो है ना सर, क्या कर सकते हैं। सो जब जानना जरूरी है तो फिर क्या बात है सर, करो आगे बढ़ो। ये सर आगे बढ़ना ही काम है जिंदगी का, जिंदगी की यही रीत है, आगे बढ़ते ही जाना। सर डिडक्शंस ऑफ टैक्स एट सोर्स मैंने ऑलरेडी आप लोगों को लास्ट क्लास में समरी पॉइंट वाइज एक एक लिमिट बता रहा था, आज भी बताऊंगा। रेडी रहो सर भाई, मेंटली रेडी रहो। आज भी लिमिट जानना है और लिमिट को समझना है और क्वेश्चंस में एप्लीकेशन करना है। ठीक है, क्वेश्चन करूंगा, जो पॉइंट मैंने लास्ट दिन डिस्कस नहीं किया था वो आज करूंगा, और साथ में थोड़ा डिटेल्स में भी प्रोविजंस बताऊंगा। ठीक है, ये शॉर्टकट प्रोविजंस है, मैं आज थोड़ा डिटेल्स में भी बताऊंगा ताकि कनेक्टिविटी थोड़ा बढ़ाया जाए। ठीक है, मुझे लगा था लास्ट वीक का क्लास में कि आप लोग शॉर्टकट में समझ नहीं पा रहे, तो मुझे लॉन्ग कट लेना पड़ेगा। तो मैंने सोचा था कि शॉर्टकट में अगर दिमाग में चले जाए तो अच्छा होगा, फिर क्वेश्चन आंसर करके मैं टीडीएस को सल्टा दूंगा, लेकिन नहीं, संभव नहीं है। ठीक है, शॉर्टकट को थोड़ा सा लॉन्ग कट में बदलना ही पड़ेगा। तो जैसे कि ये एरिया मैं कवर करने का कोशिश कर रहा था, आज भी करूंगा, कि सर टीडीएस 192, ठीक है, जो सैलरीड पर्सन के लिए लागू होता है। ठीक है, आज मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में बात करूंगा सर। ठीक है, कि अगर आपका बेसिक एग्जीक्यूशन लिमिट क्रॉस करता है, ठीक है, आपको टीडीएस देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका नॉर्मल स्लैब रेट यूज किया जाता है। फिर 192 ए जैसा कॉन्सेप्ट में बात हुआ था, 193 में बात हुआ था, 194 में बात हुआ था, 194 ए में बात हुआ था कि नहीं, 194 बी विनिंग फ्रॉम लॉटरी में बात हुआ था, 194 डबल बी विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, 194 सी पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर। कहाँ तक बोले थे सर, 194 सी तक बोला था मैंने, या फिर उसके बाद भी इंश्योरेंस कमीशन में भी बात हुआ था मैंने, याद है आप लोगों को। 194 डी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, आई थिंक 194 डी भी बोल दिया था मुझे, जितने ये 15,000 से ज्यादा का कमीशन का मैटर है, बोल दिया था। 194 ई, इसमें भी मैंने बात किया था आपसे। ठीक है, लेकिन हाँ 194 डबल ई, 194 जी नहीं हुआ था, वे भी बहुत सारे पॉइंट में डिस्कशन नहीं हुआ था। कमीशन ब्रोकरेज 194 एच, 194 आई रेंट रिलेटेड मैटर है। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन गिरा था सर, 2,40,000 से ज्यादा अगर आप रेंट पे करते हो तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा, ऐसा है क्या? हाँ सर, 2% का रेट है, वो भी अगर पैन फर्निश करता है तो 2%, नहीं तो 20% का रेट लग जाएगा। प्लांट मशीनरी के केस में 2%, ठीक है, बिल्डिंग वगैरह के केस में 10% रेंट का। गजब का है सर, क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लैरिटी मिलेगा आपको। 194 वन ए, ठीक है, 194 वन बी, ठीक है, 194 वन सी, ये सब बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस है। 194 जे, एक काम करते हैं, 194 के, 194 एल ए, नाम एक बार कान में दे रहा हूँ सर, 194 एम, 194 एन, ठीक है, 194 ओ, 194 पी, 194 क्यू, 194 आर। सर खत्म कब होगा पता नहीं, मोटा मोटी ये इतना जान लो अभी, काफी है सर, बहुत हो गया, इतना जानने में दिमाग खराब हो जाएगा। हाँ सर, थोड़ा तो खराब होगा, थोड़ा खराब होगा, यूज होता है तो खराब होता है चीजें, जिस चीज में यूज नहीं होता वो खराब नहीं होता। यूज करो, कभी कभी तो बेकार में पढ़े पढ़े भी खराब हो जाता है। तो ये पी क्यू आर तक तो पढ़ना ही है, बिल्कुल पढ़ना है सर। कुछ क्वेश्चंस भी मैंने लास्ट वीक बताया था, जैसे ये क्वेश्चन था, गजब क्वेश्चन था सर, अच्छा था क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन था मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने लास्ट वीक आपसे डिस्कस किया था। ये अश्विन का एक क्वेश्चन था, इसमें टर्नओवर दिया था, यूको बैंक में इंटरेस्ट मिला, पे किया था, कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट किया था राज को, कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट किया था, शॉप रेंट पे किया था, कमीशन पेड टू बालू था, इसमें क्या टीडीएस का कॉन्सेप्ट था, इसके ऊपर चर्चा था, अलग विद सेक्शन डिस्कस हुआ था। आज ऐसा और भी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आपके साथ, लेकिन क्या शुरू में ही क्वेश्चन करने? नहीं सर, मजा नहीं है, शुरू में ही क्वेश्चन करने से मजा नहीं है। जो प्रोविजंस बाकी है उसको थोड़ा कवर करने दो, और थोड़ा डिटेल्स जानकारी आपको लेना चाहिए। तो चलो सर, आज मेरे साथ ना थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ाई करो, आज मैं आपको थोड़ा डिटेल्स में ही लेके चलूंगा, फिर मैं शॉर्ट मतलब क्वेश्चंस पे आऊँ। चलो सर, इतना बोल रहे हो तो फिर रुके क्यों, चलो कौन मना किया। अच्छा देखो सर, जरा देखो सर, डिडक्शंस ऑफ टैक्स एट सोर्स एंड एडवांस पेमेंट, इसके बारे में ओवरऑल अगर देखा जाए
तो सेक्शन 190 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इसके बारे में चर्चा करते हैं। इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 190 इसके बारे में चर्चा करता है, जो डिडक्शंस ऑफ टैक्स एट सोर्स एंड एडवांस पेमेंट दोनों के ऊपर चर्चा करता है। सो व्हाट इज द मेन पॉइंट ऑफ बिहाइंड दिस? द मेन पॉइंट इसके पीछे ये है, द टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी फॉर द प्रीवियस ईयर, द टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी फॉर द प्रीवियस ईयर। सर आप लोगों को पता है, सर क्या पता है आप लोगों को कि सर आप प्रीवियस ईयर में इनकम करते हो और असेसमेंट ईयर में टैक्स पे करते हो, इतना तो पता ही है सर। असेसमेंट ईयर में मैं इसको ऐसे बोलता हूँ ना सर कि प्रीवियस ईयर में कमाओ और असेसमेंट ईयर में गवाओ। लेकिन सर हम लोग जब एडवांस का बात करेंगे ना, जब हम लोग एडवांस टैक्स के बारे में बात करेंगे, तब आपको मैं बताऊंगा ये एडवांस पेमेंट है, एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट आएगा जब मैं आपको एडवांस पेमेंट के बारे में, पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, जब इसमें बात करूंगा तब आपको ये देखने को मिलेगा कि प्रीवियस ईयर का टैक्स आप प्रीवियस ईयर में ही पे कर रहे हैं। आएंगे सर, बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, देखते देखते सारा चीजें हो जाता है। लेकिन बात वही है, जब सीखेंगे तब प्रेजेंट में फोकस करना चाहिए। तो जब हम लोग एडवांस टैक्स में देखेंगे कि प्रीवियस ईयर का टैक्स कैसे प्रीवियस ईयर में ही पे किया जाता है, उसमें भी कुछ कारण है, वो कारण भी जानेंगे सर। ठीक है, ओके ओके सर। टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी फॉर द प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, वी नो दैट। जैसे अगर करेंटली में प्रीवियस ईयर जो खत्म होने को है 22-23, बहुत जल्दी जल्दी आ जाएगा 31 मार्च, 7-8 दिन में पहुंच जाएंगे 31 मार्च को, फिर ये प्रीवियस ईयर खत्म हो जाएगा और ये प्रीवियस ईयर खत्म हो गया, न्यू प्रीवियस ईयर चालू। सर न्यू प्रीवियस ईयर से हमें कोई लेना देना नहीं है करेंटली। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि इसके हमारा जो असेसमेंट ईयर उस टाइम पे चलेगा, दैट इज 23-24। तो 23-24 असेसमेंट ईयर में आपके लिए सारा इंपॉर्टेंट डेटा जो होगा वो प्रीवियस ईयर 22-23 होगा। सो प्रीवियस ईयर 22-23 में इंडिविजुअल, कंपनी जो भी है वो क्या इनकम किया है, क्या डिटेल्स उसके पास रहा है, ठीक है, उसके बेसिस में वो असेसमेंट ईयर में टैक्स पे करेगा। सर इतना सबको पता है, क्यों बार बार बोल के दिमाग खराब करते हैं? ओके सर, the total income for the previous year 22-23 is taxable in assessment year 23-24. However, income tax is recovered from the assessee in the previous year itself through TDS. प्रीवियस ईयर में भी कुछ टैक्स आपसे ले लिया जाता है, मतलब 22-23 का प्रीवियस ईयर नॉर्मली क्या सिस्टम है कि 22-23 का टैक्स 23-24 में पे करो, ये रूल है। दिस इज द मतलब ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, दिस इज द रूल कि 22-23 में कमाओ, 23-24 में सरकार के घर में टैक्स दो। लेकिन सरकार बोलता है कि नहीं, देयर आर सर्टेन सिचुएशंस जब हम लोग तुमसे रिकवर कर लेंगे फ्रॉम द एसएससी इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ थ्रू टीडीएस, थ्रू टीसीएस, थ्रू एडवांस टैक्स। सर क्या ऐसा करना अच्छा बात है सर? सर अच्छा बुरा सरकार जाने, हमें तो पढ़ना है टैक्स। तो बाकी आपको अगर अच्छा बुरा पूछना है, आप सरकार के इनकम टैक्स में साइड में जाके आप कुछ हो सके तो उनको ग्रीवांस में लिख दो। अच्छा, another mode of recovery of tax is from an employer through tax paid by him under section 192 subsection 1A on the non-monetary part which is provided to the employee. अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को नॉन मॉनेटरी पार्ट्स देते हैं, नॉन मॉनेटरी पार्ट्स मतलब पैसा नहीं, किसी काइंड ऑफ फैसिलिटीज, तो उसमें एम्प्लॉयर को टैक्स देना पड़ता है। अनदर मोड ऑफ रिकवरी ऑफ टैक्स इज फ्रॉम द एम्प्लॉयर थ्रू टैक्स पेड बाय हिम अंडर सेक्शन 192(1)(a) ऑन द मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी पार्क्विजिट्स। पार्क्विजिट्स क्या होता है? ये सैलरी चैप्टर में डिटेल्स में सिखाया जाता है सर। जो लोग ऑलरेडी सैलरी कवर कर चुके हो, दे अंडरस्टैंड व्हाट इज पार्क्विजिट्स। जिनका अभी तक सैलरी कवर नहीं हुआ है, उनको जब मैं लाइव क्लास कराऊंगा तब आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से पार्क्विजिट्स का कॉन्सेप्ट आता है। देयर इज अ टू कॉन्सेप्ट, एक है अलाउंस का कॉन्सेप्ट और एक होता है पार्क्विजिट्स का कॉन्सेप्ट। एक अलाउंस को लेके तो पूरा पश्चिम बंगाल में एकदम, हाँ, डियरनेस अलाउंस को लेके क्या चल रहा है आप लोगों को पता है ना सर? पश्चिम बंगाल में सरकारी लोग धरना में बैठ गया, सरकारी ऑफिस बंद है, ऑफिस कोर्ट सब बंद करके धरना में बैठ गया। चीफ मिनिस्टर कहते हैं, मतलब सेक्रेटरीट में, मतलब पश्चिम बंगाल का जो हेडक्वार्टर है जहाँ ममता दीदी बैठते हैं, तो जो ममता दीदी बोला है कि जो सेक्रेटरीट से है, मतलब जो नवान्न से है, नवान्न के अंदर से कौन कौन है जो डीए के धरना में बैठा है, ठीक है, हम उनको अलग से पहचानेंगे क्योंकि वो उन्हीं के ऑफिस के अंदर आता है। तो दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। बट दीदी ने ऐसा बोला, ममता बनर्जी ने, हमारे रिस्पेक्टेड चीफ मिनिस्टर ने ऐसा बोला कि आप लोग काम करते हो स्टेट गवर्नमेंट का, डीए मांग रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा, ऐसा ऐसा आवाज उठ रहा है सर, ठीक है।
जो लोग सरकारी एम्प्लॉय है वो अपना प्रॉब्लम लेके आया है सॉल्यूशंस की तरफ। अभी भी कुछ हुआ नहीं है मुनिसिपैलिटी, अभी भी कुछ बोला है कि डीए बढ़ेगा बोल के। मेरे पास तो अभी कुछ खबर अभी तक आया नहीं, अपडेट देखना पड़ेगा सर। तो जो भी हो, आई होप आपको समझ में आ रहा है। एक होता है अलाउंस का कॉन्सेप्ट, एक होता है सैलरी परक्विजिट का कॉन्सेप्ट। अलाउंस जो होता है ना, ये नॉट एज पर कॉन्ट्रैक्ट। अलाउंस बेसिकली फॉर द बेनिफिट दिया जाता है, ठीक है। मतलब बेनिफिट मतलब जैसे मानो कि हर जैसे डियरनेस अलाउंस क्यों दिया जाता है, टू एडजस्ट विद इन्फ्लेशन। महंगाई को एडजस्ट करने के लिए आपको डियरनेस अलाउंस मिलता है। इसका बंगाली में इसका नाम है मोहार्गो भाता। मोहार्गो भाता। कोई बोलेगा सर क्या भाता भाता बोल रहे हो, तो छोड़ो सर, क्या फर्क पड़ता है, संस्कृत से आया है। तो डियरनेस अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाता है, सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस दिया जाता है। सैलरी में डिटेल्स चर्चा कर लेंगे आप लोगों से कि क्या क्या अलाउंस हो सकता है, लेकिन पार्क्विजिट ना कॉन्ट्रेक्चुअल होते हैं। पार्क्विजिट कॉन्ट्रेक्चुअल होता है, कॉन्ट्रेक्चुअल इन द सेंस मतलब वो जॉब देने के टाइम पे ही एक्चुअली बताया जाता है। जॉब देने के टाइम पे ही एक्चुअली क्लियर कट बताया जाता है कि आपको कौन सा पार्क्विजिट दिया जाएगा, कि गाड़ी दिया जाएगा, गाड़ी का तेल दिया जाएगा, पेट्रोल का खर्चा दिया जाएगा, रहने के लिए रेंट फ्री एकोमोडेशन दिया जाएगा, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो ही बात यहाँ पर करेंगे। नॉन मॉनेटरी पार्क्विजिट्स हैं तो उस केस में भी टीडीएस एम्प्लॉयर से लिया जाएगा। These taxes are deductible from total tax due from the एसएससी। और ये जो भी टैक्सेस है, टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स, जब आपका फाइनल टैक्स कैलकुलेट होगा, यू ऑल नो टोटल इनकम कैलकुलेशंस, है ना। ये मत बोलना सर हम लोगों को टोटल इनकम करना नहीं आता है, जो बोलेगा मार खाएगा। सर ऑनलाइन में कैसे मारोगे। तो टोटल इनकम कैलकुलेशन करने के बाद, टोटल इनकम कैलकुलेशन करने के बाद आप लोग को जब टैक्स लायबिलिटी पे करना होता है ना, उस टाइम पे जीटीआई से डिडक्शन दे दो, फिर एडजस्टमेंट में जब टैक्स लायबिलिटी होगा, फिर आप टीडीएस टीसीएस को एडजस्ट कर सकते हो। ये टैक्स मेरा पहले से दिया हुआ है तो डबल टैक्सेशन नहीं होगा। अगर आप प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी टीडीएस पे कर देते हो किसी अमाउंट पे, सैलरी में, कमीशन पे, वट या फिर एडवांस टैक्स पे कर देते हो, तो वो लास्ट में तुम टोटल इनकम पे उसको एडजस्ट कर सकते हो, नहीं तो डबल टैक्सेशन हो जाएगा। इसीलिए लिखता है दिस टैक्सेस आर डिडक्टिबल फ्रॉम द टोटल टैक्स ड्यू फ्रॉम द एसएससी। ये मैंने क्वेश्चन भी करा के भी रखा। टोटल इनकम जिन लोगों ने किया है उनको पता है कि टीडीएस एडवांस टैक्स का एडजस्टमेंट कैसे होता है। So these taxes are deductible from the total tax due from the assessee, and the assessee, while filing his return of income, has to pay self-assessment tax under Section 140A. If tax is due on the total income as per his return of income after adjusting TDS TCS relief of tax claimed under Section 89, tax credit claim to be set off in accordance with the provision of the Section 115 JD, any tax of interest payable according to the provisions of anything and advance tax, सब कुछ एडजस्ट किया जाता है। असर ये सब ना पढ़ के समझ में नहीं आएगा, हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे और तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगा कि आखिर में टीडीएस टीसीएस एडजस्टमेंट टैक्स क्रेडिट कैसे लिया जा रहा है, ठीक है। टैक्स क्रेडिट कैसे लिया जा रहा है। तो फिलहाल आपको जब मैं पूरा टीडीएस टीसीएस का कॉन्सेप्ट कवर कर लूँ, छोटा छोटा क्वेश्चन कवर कर लूँ, उसके बाद जब मैं थोड़ा बड़ा क्वेश्चन में जाऊंगा ना, तब आपको मैं ये सब दिखा दूँ। सर डायरेक्ट पेमेंट सेक्शन 191 के बारे में बोलते हैं, डायरेक्ट पेमेंट ऑफ टैक्स। Section 191 provides that in the following cases tax is payable by the assessee directly in case of income in respect of which tax is not required to be deducted at source। इसके टीडीएस नहीं होता है, उनका डायरेक्ट टैक्स पे होता है, ठीक है। डायरेक्टली एसएससी पे करेगा सरकार के, मतलब जो इनकम पे टीडीएस नहीं लेगा। इनकम इन रेस्पेक्ट ऑफ व्हिच टैक्स इज लायबल टू बी डिडक्टेड बट इज नॉट एक्चुअली डिडक्टेड। लायबल है डिडक्ट में बट नहीं किया है, ठीक है, तो इसमें भी डिडक्ट करेगा। इन व्यू ऑफ दिस प्रोविजन द प्रोसीडिंग्स फॉर रिकवरी ऑफ टैक्स necessarily had to be taken against the assessee whose tax was liable to be deducted but not deducted। इसका टैक्स डिडक्ट करने का लायबिलिटी था बट उसने किया नहीं, तो ऑब्वियसली उसके अगेंस्ट में रिकवरी ऑफ टैक्स नेसेसरी हो जाता है, ठीक है। इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस डिफिकल्टी, इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस डिफिकल्टी, the explanation to this section provides that if any person, including the principal officer of a company, including the principal officer of a company, who is required to deduct tax at source, is required to deduct tax at source, इनको टीडीएस काटना चाहिए था। ध्यान से बात को सुनना सर।
देखो सर, in order to overcome this difficulty, the explanation to this section provides that if any person, including the principal officer of a company, who is required to deduct TDS, इनको TDS actually काटना है, an employer paying tax on non-monetary perquisites under section 192 subsection 1A does not deduct, or after deducting fails to pay such tax, और deduct करने के बाद tax pay करने में भी failure रह गया, और does not pay the whole or part of the tax, then such person shall be deemed to be an assessee in default. बात समझेगी नहीं सर? इसका मतलब ये होता है कि जिनका लायबिलिटी था टैक्स डिडक्ट करना, अगर वो टैक्स डिडक्ट नहीं करते हैं एसएससी से, तो वो खुद लायबल हो जाएंगे और उनको एसएससी बाय डिफॉल्ट मान लिया जाए। However, if the assessee himself has paid the tax, these provisions will not apply. तो एसएससी खुद से कर रहा है, अगर एसएससी टैक्स पे कर रहा है तो ऑब्वियसली तब उस पर लायबिलिटी नहीं आएगा। बट मान एसएससी भी पे नहीं कर रहा है और जिनको टीडीएस काटना चाहिए था एम्प्लॉयर को, ठीक है, एम्प्लॉयर को करना चाहिए था, या फिर जो भी ऑफिसर कंपनी के केस में प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ ए कंपनी, उनको टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए था, बट अगर वो नहीं करता तो वो हिमसेल्फ लायबल। ये छोटा मोटा बात नहीं है सर, बहुत बड़ी जिम्मेदारी का मैटर है। इसलिए आज के डेट में हर एक ऑर्गेनाइजेशन पे, कल ही 2-3 फोन आया था, सीए इंटर कैंडिडेट चाहिए, सीएमए इंटर क्वालिफाइड चाहिए, मतलब कंपनी में टीडीएस वगैरह का पूरा प्रॉपर फंक्शंस करने के लिए दे नीड कम से कम 30,000 प्लस जॉब के, मतलब सैलरी भी ऑफर करना चाहता है, लेकिन नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, मतलब ताकि वो समझ पाए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बाकी देखो कुछ काम तो आप जब प्रैक्टिकली करोगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा, लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं रहेगा ना, तो प्रैक्टिकली भी आपके सामने 1000 बार दिखा दे तो भी नहीं समझ पाओगे कि अगर टीडीएस कोई नहीं काटता है, जिनको लायबिलिटी है काटने का, जो ऑब्लिगेटेड है काटने के लिए, अगर नहीं करते तो उन पे क्या असर पड़ सकता है। Direct payment of tax when income of the assessee includes value of specified security or sweat equity shares allotted or transferred free of cost or at a concessional rate to the assessee by an employer being an eligible startup. बात को समझे क्या बोलना चाहता है? ये सेक्शन 191 सबसेक्शन 2 का खेल है। Direct payment of tax where income of the assessee includes value of specified security और sweat equity किसको मिलता है? जो कंपनी में एज एन एम्प्लॉय काम करते हैं उनको स्वेट इक्विटी दिया जाता है। क्यों सर? स्वेट का मतलब होता है हिंदी में हम लोग जिसको बोलते हैं पसीना, कि आपने हमारी कंपनी के लिए पसीना बहाया, तो इसलिए हम आपको कुछ शेयर ऑफर करना चाहते हैं, जो कंपनी के एम्प्लॉय को कंपनी ऑफर करता है, या फिर आप ऐसे बोलो कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को ऑफर करता है। तो शेयर्स अलॉटेड और ट्रांसफर्ड फ्री ऑफ कॉस्ट एट ए कंसेशनल रेट, या तो फ्री ऑफ कॉस्ट में या तो सस्ता रेट में, कंसेशनल रेट में। मार्केट में अगर शेयर का दाम 100 चल रहा है, आप अपने एम्प्लॉय को 90 करके दे रहे हो। Being an eligible startup, in case where the income of the assessee includes the value of any specified security or sweat equity shares allotted or transferred by the current employer, being an eligible startup, free of cost or at a concessional rate of the assessee, the income tax on such income has to be paid by the assessee within 14 days from the earliest of the following dates. 14 दिन के अंदर उनको टैक्स पे करना चाहिए। इनकम हैज टू बी पेड बाय द एसेसी, उसके ऊपर टैक्स पे करना चाहिए। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 48 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर के 48 महीने के अंदर, फ्रॉम द डेट ऑफ द सेल ऑफ सच स्पेसिफाइड सिक्योरिटी और स्वेट इक्विटी, मतलब जिस दिन कंपनी सेल करेगा अपने एम्प्लॉय को, उसके बाद फ्रॉम द डेट ऑफ द एसेसी ceasing to be the employee of the employer who allotted or transferred himself such specified security or sweat equity, मतलब जो अभी और कंपनी का एम्प्लॉय नहीं रहेगा। From the date of the assessee ceasing to be an employee of the employer who allotted or transferred him such specified security, मतलब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को शेयर ट्रांसफर तो कर दिया था, बट अभी और अपने आप को एम्प्लॉय नहीं रखना चाहते, एम्प्लॉय वो सीज हो जाएगा, मतलब वो अभी और एम्प्लॉय नहीं रहे। तो जिस दिन आप एम्प्लॉय नहीं रहोगे, जिस दिन से, आपको उसके अंदर इसके बारे में जो भी आपने इनकम किया, इसका सारा का सारा इनकम हैज टू बी पेड बाय द एसेसी विदिन 14 डेज ऑफ द अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से सबसे अर्ली जो भी कॉन्सेप्ट रहेगा उसके 14 दिन के अंदर, या तो 48 मंथ का एक्सपायर के बाद 14 दिन, या फिर सिक्योरिटी सेल के बाद 14 दिन, या फिर आपका एम्प्लॉयमेंट खत्म होने के या सीज होने के 14 दिन के अंदर, जो भी सबसे पहले 14 दिन होगा उसके अंदर आपको इनकम पे करना चाहिए, जो भी आपको अपने एम्प्लॉयर से मिला। डायरेक्ट पेमेंट ऑफ टैक्स के बारे में बोल रहे हैं। बोलो सर, बात समझ में आ रहा है ना? ये सब अलग अलग सिचुएशंस जो इनकम टैक्स सिचुएशंस में होता रहता है, उसी के बारे में थोड़ा आपके सामने डिस्कस किया गया। लेकिन क्या आपको बात समझ में आ रहा है सर? मतलब बेसिकली अर्ली पेमेंट ऑफ टैक्स का कुछ घटना,
जहां पर आपको टैक्स अर्ली पेमेंट करना पड़ रहा है, डायरेक्ट पेमेंट करना पड़ रहा है। ओके, और मैंने आपको ये भी बताया कि अगर जिनको टीडीएस काटना चाहिए, जिनको टैक्स कलेक्शन करना चाहिए था, वो अगर नहीं करता है तो उनको क्या असर पड़ता है। हेलो, जरा हाँ ना बोलिएगा सर, कहानी सुन के सो तो नहीं गए आप लोग, कह रहे हैं? सर सर 48 डेज मतलब कौन सा डेट से काउंट होता है वैसे? 48 नहीं, 14 days, within 14 days from the earliest of the following, earliest of the following in the sense what, ये जो तीन सिचुएशंस आपके सामने था, तीन सिचुएशंस क्या है, इनमें से जो इन तीनों में से जो अर्ली, कॉन्सेप्ट क्या है, फिर से सुन, एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को शेयर देता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को शेयर ट्रांसफर करता है, क्यों? जैसे कि स्वेट इक्विटी या स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, अलॉटेड और ट्रांसफर फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं आपको अभी बोला ना कि जो पसीना बहाते हैं ऑर्गेनाइजेशंस पे, उनको कंपनी कई बार शेयर गिफ्ट करते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं कि स्वेट इक्विटी। इसके ऊपर कंपनी लॉ में अलग से, कंपनी लॉ में, कंपनी अकाउंट्स में इसका अलग से ट्रीटमेंट किया जाता है, स्वेट इक्विटी ट्रीटमेंट। तो एम्प्लॉयर जब एम्प्लॉय को शेयर ट्रांसफर करेगा या स्पेसिफाइड सिक्योरिटी ट्रांसफर होगा, या तो फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे कि आपको मैं दिखाया, मानो मार्केट में शेयर का दाम चलता है, चल रहा है 200 टका करके, आप अपने एम्प्लॉय को फ्री में दे रहे हो, या फिर 200 का शेयर 190 में दे रहे हो, कंसेशनल रेट टू दी एसएससी बाय एन एम्प्लॉयर बीइंग एन एलिजिबल स्टार्टअप। और अगर आप एलिजिबल स्टार्टअप के अंदर आते हो, in case where the income of the SSC includes the value of any specified security or sweat equity shares allotted or transferred by the current employer being an eligible startup, अगर आप eligible startup हो, the free of cost or at a concessional rate of the SSC, the income tax of such income has to be paid by the SSC, मतलब जिसको ये इनकम होगा उसका इनकम has to be paid by the SSC within 14 days from the earliest of the following days। अब इन दिन में से earliest calculation कैसे करना है? After the 48 months from the end of the relevant assessment year, मतलब जिस पर्टिकुलर ईयर में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को शेयर ट्रांसफर करेगा, मानो 22-23 में शेयर ट्रांसफर किया है, तो 22-23 इज योर असेसमेंट ईयर, ठीक है। असेसमेंट ईयर में अगर ट्रांसफर, सॉरी 22-23 में शेयर ट्रांसफर हो तो 22-23 आपका प्रीवियस ईयर या प्रीवियस ईयर होगा, ठीक है। 22-23 के बाद आफ्टर द एक्सपीरियंस ऑफ 40 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, मतलब 22-23 का असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा? 23-24। तो 23-24 के 48 महीने के अंदर, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 48 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट, मतलब जिस पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर में वो ट्रांसफर हुआ है, मतलब अगर 22-23 प्रीवियस ईयर में हुआ है तो असेसमेंट ईयर क्या था? 23-24। उसके 48 मंथ के अंदर आपको इनकम पे कर देना चाहिए, या फिर फ्रॉम द डेट ऑफ सेल ऑफ सच स्पेसिफाइड सिक्योरिटी और स्वेट सिक्योरिटी शेयर्स बाय द एसएससी, जिस दिन सेल हुआ है उसके अंदर, उसके 14 दिन के, फ्रॉम द डेट ऑफ द एसएससी सीजिंग टू बी द एम्प्लॉय ऑफ द एम्प्लॉयर, मतलब जिस दिन आप कंपनी के एम्प्लॉय और नहीं है उसके बाद विद इन 14 डेज, अगर आप एम्प्लॉय और नहीं रहोगे तो विद इन 14 डेज। तो इन तीनों घटना में से जो पहले होगा उसमें आप अपना इनकम पे कर दो, जो भी इनकम आपने ये सब एलिजिबल स्टार्टअप से लेके रखे। आयन, बात क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर। इसके बारे में आगे ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो क्वेश्चन कैलकुलेट करके दिखा देंगे सर, फिलहाल प्रोविजंस बता दिया आपको। नाउ कम्स दी डिडक्शंस ऑफ टैक्स एट सोर्स, जिसके ऊपर मैंने लास्ट दिन आपको समरीटिकली बताया था कि सर टीडीएस वगैरह क्या होता है, लेकिन आज मैं थोड़ा कहानी से बता रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा डिटेल्स में बता रहा हूँ कि सर देखो क्या लिखता है, कहानी क्या है इसके पीछे। शॉर्टकट में इनकम टैक्स जानना है तो इनकम टैक्स से साइड इनफ होता है। अगर आपको शॉर्टकट इनकम टैक्स जानना है तो आप इनकम टैक्स में साइड में जाओ, इंडिविजुअल्स, कंपनी, नॉन कंपनी, जो भी देखना चाहते हो उसके ऊपर जाओ। मैं इंडिविजुअल में क्लिक करूंगा, सैलरीड एम्प्लॉय में क्लिक करूंगा, ठीक है। यहाँ पर टैक्स लैब में जाऊंगा, ठीक है, कौन सा रिटर्न फॉर्म चाहिए सब यहाँ पर आजकल देके रखा है। ये जो न्यू साइट बना है ना, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इसमें काफी ज्यादा डिटेल्स बहुत अच्छे से दिया गया है। इसमें टैक्स लैब में क्लिक करो, ठीक है, डिडक्शंस में क्लिक करो। आप लोगों को मैंने रिसेंटली डिडक्शंस कराया ना सर, जब भी मैंने आपको आजकल डिडक्शंस कराया तो देखो एक सैलरीड पर्सन मार्केट से क्या क्या डिडक्शंस ले सकता है, और ये एकदम लेटेस्ट वाला है। हो सकता है कि आपको मैंने जो पढ़ाया जो करंट एग्जाम में एप्लीकेबल है तो उसमें थोड़ा बहुत अंतर दिख जाए, हल्का अंतर दिख सकता है, हल्का सा, क्योंकि रिसेंट बजट का जो भी एप्लीकेबिलिटी है वो आ चुका है, ठीक है। तो हल्का
फुल का आपको चेंजेस नजर आ सकता है, बट है वही चीजें। आप चाहो तो यहाँ से भी अपना रिविजन कर सकते हो। जस्ट विजिट ई फाइलिंग एनीवेयर एनी टाइम, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट पे जाओ और अब सारा डिटेल्स एटीसी, एटी ट्रिपल सी, एटीसीसीडी सब सेक्शन 1 एकदम आपको ना आंखों देखी नजर आएगा। तो ये इसमें से भी आप शॉर्टकट में काफी अच्छे से नॉलेज गैदर कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम लोग थोड़ा लॉन्ग कट अपना रहे सर, ठीक है, डिटेल्स में थोड़ा देख रहे हैं। तो डिडक्शंस ऑफ टैक्स एट सोर्स मैं बता दिया, जो लोग डिडक्शंस टैक्स लैब रिविजन चाहते हो देख सकते हो। लेकिन हाँ, क्योंकि वो इनकम टैक्स साइट है तो एकदम लेटेस्ट अमेंडमेंट जो एप्लीकेबल हो चुका है मार्केट में वो आ जाएगा। लेकिन हो सकता है कि मई जून के एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन जो मई जून के एग्जाम में एप्लीकेबल है वो मैंने आपको क्लास में करा। सो हल्का फुल्का अंतर नजर आ सकता है, नॉट इन एवरी केस। जैसे टैक्स स्लैब में जो रिसेंट चेंजेस रहा है, स्पेशली 115 बीएसई, जो करंट एग्जाम के लिए अभी तक कुछ बोला नहीं है, लेकिन मार्केट में आ चुका है। सो डिडक्शंस ऑफ टैक्स एट सोर्स के बारे में सुनो सर। सैलरी के बारे में कहता है सेक्शन 192, सैलरीड पर्सन के ऊपर टीडीएस का क्या एप्लीकेबिलिटी है। The applicability of TDS under section 192 में बोला है, this section cast an obligations on every person responsible for paying any income chargeable to tax under the head salary to deduct income tax on the amount paid. Section 192 192 सैलरीड पर्सन की इनकम पे टैक्स काट के आपके हाथ में दिया जाएगा। नाउ कैसे डिडक्ट होगा उसका मैनर भी बोला है, मतलब मैनर क्या है। The manner of deduction of tax. Such income tax has to be calculated at the average rate of income tax computed on the basis of rate in force for the relevant financial year in which the payment is made on the estimated total income of the SSC. Therefore, the liability to deduct tax at source in the case of salaries arises only at the time of payment. जब उनको payment मिलेगा तब। However, in case an employee intends to opt for concessional rate, अगर कोई concessional rate में जा रहा है 115 BSc, अभी बात कर रहा था, and he intimates to the deductor being his employer, अगर वो बोल दिया अपने डिडक्टर को कि मैं 115 बीएससी में हूँ, of such intention कि मैं 115 बीएससी में टैक्स पे करना चाहता हूँ, then the employer shall compute his total income and deduct tax thereon in accordance with the provision of section 115 BSC. If such intimation is not made by the employee, the employer shall deduct tax at source without considering the provision of 115 BSC of the act. For detailed discussions, इसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको कंप्यूटेशन में बता दिया 115 बीएससी क्या है, लेकिन मैं फिर से आपको एक बार 115 बीएससी बता देता हूँ। ठीक है, मैं आपको फिर से एक बार 115 बीएससी बता देता हूँ कि 115 बीएससी और नॉर्मल प्रोविजंस का टैक्स रेट क्या है। सर के लिए आप इनकम टैक्स में साइड में जाइए, ठीक है, ई फाइलिंग के साइड में, ई फाइलिंग के साइड में जाके, सर आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना सबको कि क्या चल रहा है, मैं क्या दिखा रहा हूँ, स्क्रीन शेयर है ना सबके साथ। यस सर। इनकम टैक्स के साइड में जाके सैलरीड एम्प्लॉय में जाओ, सैलरीड में जाके टैक्स स्लैब में, ठीक है, और जैसे ही मैं टैक्स स्लैब में क्लिक करता हूँ हमारे सामने टैक्स स्लैब आ जाता है। और जैसे ही मैं टैक्स स्लैब में क्लिक करता हूँ इस पे आपके सामने देखो एज ग्रुप लेस देन 60, एंड यू ऑल नो दैट कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एज ग्रुप लेस देन 60। एज ग्रुप लेस देन 60 का एक मैटर होगा, एज ग्रुप 60 प्लस का एक मैटर होता है, और एज ग्रुप 80 प्लस का एक मैटर होता है। एंड यू ऑल नो दीज थिंग्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 60 लेस, 60 प्लस एंड 80 प्लस। ठीक है, इसमें मुझे और कुछ बताने का जरूरत नहीं है। अब रही बात टैक्स स्लैब की, टैक्स स्लैब में जो रेट सिस्टम चलता है उसमें अगर आप 60, मैं सिंपल एक एग्जांपल दे रहा हूँ भी, अगर आप एक सिंपल सैलरीड पर्सन हो, चाहे आप रेसिडेंट हो और नॉन रेसिडेंट हो, और आपका एज अगर 60 के नीचे है, और एग्जिस्टिंग स्लैब में अगर आप हो तो आपका 2.5 लाख तक नो टैक्स, 2.5 लाख से 5 लाख मतलब 2,50,000 से 5 लाख में इनकम टैक्स रेट 5% है। तो इसका मतलब कि 2.5 लाख का 5%, तो 2.5 लाख का 5% हो जाता है 12,500। 5 लाख से 10 लाख इस पे रेट है 20% का @20, तो इसमें आपका रेट हो जाता है 1 लाख का, और अबव 10 लाख में आपका टैक्स है 30% का। ठीक है, अबव 10 लाख में आपका टैक्स रेट है 30% का। एंड आप लोगों को ये भी पता है कि मैंने रिसेंटली बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स में दिखाया कि कैसे टैक्स कैलकुलेट होता है ना।
लेकिन किंतु परंतु बंधु सामने जो आती है 115 BAC। तो जैसे कि अभी अभी बताया कि अगर एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को बता दे रहा है कि अपने इंटेंशन के बारे में कि मैं 115 BAC अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है, तो अगर वो 115 BAC अप्लाई करेगा तो उनको डिडक्शंस वगैरह में बहुत सारा छूट नहीं मिलता है। तो उनको अगर बता देता है तो ठीक है, अगर नहीं बताता है तो फिर डिडक्टर मतलब उसका एम्प्लॉयर या कंपनी यही अज्यूम करेगा कि वो पुराना स्लैब है। तो 115 BAC का करेंट रेट क्या है? अप टू 2,50,000 नील, 2,50,000 से 5,00,000 5%। सर यहाँ तक बात सेम है। इन दिस कॉन्सेप्ट में ये दोनों रेट सेम लेवल में चल रहा है। खेल बदलता है 5 लाख के बाद से। 5 से 10 लाख का गैप है यहाँ पर, यहाँ से 5 से 7.5 का गैप है, रेट दिया है 10%। 7.5 से 10 लाख का गैप है, रेट दिया है 15%। 10 लाख से 12.5 लाख का गैप है, 12.5 लाख का गैप है, रेट है 20%। 12.5 से 15 लाख का गैप है, रेट है 25%। और अबव 15 लाख में रेट है 30%। दिस इज द नाउ 115 BAC फॉर दी सैलरी पैटर्न। बात समझ में आया? दिस इज द वेरी करेंट रेट जो चल रहा है। मैं आपको इनकम टैक्स के साइड से ही दिखा रहा हूँ, तो वो तो अपडेट ही दिखाएगा, नो डाउट। आपको बात समझ में आया ना सर? हेलो, देखो कि यहाँ पर लिखा है द टैक्स पेयर ऑप्टिंग फॉर कंसेशनल रेट in the new tax regime will not be allowed certain exemptions and deductions like ETC, ATD, ATTB, HRA available in existing tax regime। मतलब ये जो ATC से ATO का सेक्शन वगैरह है ना, ये न्यू रिजिम में नहीं मिलता है। अब इसलिए देख लेना पड़ता है जो न्यू रिजिम में है कि ओल्ड रिजिम में है, उसके हिसाब से वो देख लेता है कि उसका बेनिफिट किस में है। इसी हिसाब से वो डिसाइड करेगा इंडिविजुअली कि मुझे ओल्ड में रहना है कि न्यू में जाना है। अभी इंडिया में दोनों ही सिस्टम चल रहे हैं, जिसको जो ठीक लगे ऑप्शनल है। तो ये यही बात यहाँ पर कहा है, मैनर ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स। अब इसमें बोल दिया कि आपको क्या करना चाहिए। अब एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स मींस क्या है? रेट अराइव्ड एट बाय द डिवाइडिंग द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स कैलकुलेटेड ऑन द टोटल इनकम बाय सच टोटल इनकम। द कॉन्सेप्ट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स, जिसमें आप ऑलरेडी आपको मैं बता रहा था कि नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स क्या होता है। एन एम्प्लॉयर बीइंग एन एलिजिबल स्टार्टअप, उसका भी मैंने आपको बताया अभी 14 डेज का केस जो अभी बताया। इन केसेस वेयर एन एसएससी is simultaneously employed under more than one employer or the SSC takes up a job with another employer during the financial year after his resignation or retirement from the services of the former employer, he may furnish details of the income and the salaries due or received by him from the other employer, the deducted at source from such other particular to his current employer। मतलब वो सारा डिटेल्स इसको जमा करना पड़ता है in respect of salary payment to employees of government or the employees of companies, cooperative societies, local authorities, universities, institutions, associations, bodies. Reductions of tax at source should be made after the following relief under section 89 subsection 1 where eligible। तो ये सब डिटेल्स देखने के बाद ही आपका पूरा ये सिस्टम है, मैनर मतलब क्या क्या चीज पूरा एकदम 7-8 लाइन में कवर किया है, ठीक है। उसके बाद ही आपका ये चीजें डिसाइड किया जाता है। ऐसे इसका रेट में आपको लास्ट दिन बताया था कि नॉर्मल टैक्स स्लैब जो है उसी हिसाब से करना पड़ता है। फिर फर्निशिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर ऑफ पैकेजेस ऑफ प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। इसमें भी बोला है कि जो भी आपका पर्टिकुलर है उसको फर्निश करो एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय में, सबसेक्शन 2C में प्रोवाइड दैट द एम्प्लॉयर शैल फर्निश टू द एम्प्लॉय अ स्टेटमेंट इन फॉर्म नंबर 12BA गिविंग करेक्ट एंड कंप्लीट पर्टिकुलर्स ऑफ perquisites और प्रॉफिट्स इन lieu ऑफ सैलरी provided to him and the value thereof. The statement shall be in the prescribed form and manner and the requirement is applicable only where the salary paid or payable to an employee 1.5 लाख से ज्यादा है और अदर एम्प्लॉइज द पर्टिकुलर perquisites of the in lieu of form 16 itself। मतलब बात क्या है, सबसेक्शन 2C में बोला है that employer shall furnish to the employee a statement in form number 12BA जिसमें वो अपना करेक्ट डिटेल्स कंप्लीट पर्टिकुलर्स ऑफ perquisites। perquisites में आपको क्या है अभी बता रहा था ना, सैलरी में दिया जाता है, कॉन्ट्रेक्चुअल होता है, ठीक है। और प्रॉफिट्स इन lieu ऑफ सैलरी provided to him and the value thereof. The statement shall be in the prescribed form and manner and this requirement is applicable only where salary paid or payable to an employee exceeds 1.5 लाख, ठीक है। अगर दूसरा कोई है फॉर अदर एम्प्लॉइज तो पर्टिकुलर सैलरी किसके ऊपर बेस करके होता है? फॉर्म 16 के ऊपर, जो नॉर्मली सैलरीड पर्सन के लिए जरूरी होता है। अब इसके ऊपर बेस करके सीबीडीटी ने काफी सारा सर्कुलर भी दिया है सर। एवरी ईयर सीबीडीटी मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स सर्कुलर लेके आते हैं, उसमें वो एविडेंस वगैरह सब कुछ प्रूव करते हैं
फिर इस तरह से नॉर्मली होता है। अब एविडेंस में जैसे मानो एक सिंपल बताते हैं, नेचर ऑफ क्लेम एंड एविडेंस ऑफ पर्टिकुलर। अगर आप हाउस रेंट अलाउंस करो तो नेम, एड्रेस एंड पैन ऑफ द लैंडलॉर्ड व्हेन द एग्रीगेट रेंट पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एक्सीड्स 1 लाख। हाउस रेंट अलाउंस का अगर क्लेम करना है किसी को तो उसमें लैंडलॉर्ड का पैन चाहिए, और अगर आपका रेंट सालाना 1 लाख से ज्यादा है तभी जाके आप क्लेम कर सकते हो, अदरवाइज नहीं क्लेम कर पाओगे। आप समझ रहे हो सर? रिक्वायरमेंट टू ऑब्टेन एविडेंस प्रूफ पर्टिकुलर ऑफ क्लेम फ्रॉम द एम्प्लॉय बाय द एम्प्लॉयर, कि मैं खर्चा कर रहा हूं तो ये खर्चा कर रहे हो तो फिर क्लेम कैसे करोगे? सबसेक्शन 2D, कास्ट रिस्पांसिबिलिटी ऑन द पर्सन रिस्पांसिबल फॉर पेइंग एनी इनकम चार्जेबल अंडर द सैलरी टू ऑब्टेन फ्रॉम द एसएससी द एविडेंस ऑफ प्रूफ ऑफ पर्टिकुलर्स ऑफ प्रेस्क्राइब्ड क्लेम इंक्लूडिंग क्लेम फॉर सेट ऑफ लॉसेस, जो भी है, एस्टिमेटिंग इनकम ऑफ द एसएससी, कंप्यूटिंग टैक्स डिडक्टिबल। रूल 26C कहता है require furnishing of evidence of the following claim by an employee to the person responsible for making payment under section 192 subsection 1 in form number 2BB for the purpose of estimating his income or computing the tax deduction at source। इनकम कैलकुलेट करने में और टीडीएस काटने में। बोलो सर। मुझे ऐसा लगा कोई कुछ कहना चाहता है। सर अभी मैं कुछ समझा ही नहीं रहा आपको, बस कुछ कहानी बता रहा हूँ, ये सब आपको थोड़ा कान में दे रहा हूँ ताकि आप लोग क्वेश्चंस को करने के टाइम पे ये सब पॉइंट को समझ पाओ। कि जैसे यहाँ पर बोला कि हाउस रेंट अलाउंस जो है, अगर हाउस रेंट अलाउंस क्लेम करना है तो कम से कम पैन सबमिट करना पड़ता है लैंड लॉर्ड का, जिसमें एग्रीगेट ओवरऑल प्रीवियस ईयर का अमाउंट कितना पे होना चाहिए, 1 लाख से ज्यादा। यही सब बातें आपको थोड़ा जानना है। अगर लीव ट्रैवल कंसेशन किसी को क्लेम करना है तो एविडेंस ऑफ एक्सपेंडिचर देना पड़ेगा। डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट अगर किसी को दिखाना है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से, तो नेम, एड्रेस एंड पैन ऑफ द लेंडर जिसने लोन दिया है, ठीक है। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से लेना है तो एविडेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, ये सारा चीज आपको शो करना पड़ता है, तब जाके आप क्लेम कर सकते हैं। प्री मैच्योर विथड्रॉल फ्रॉम एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड सेक्शन 192A में बोला है। ये मैं लास्ट दिन बोल रहा था ना, प्री मैच्योर विथड्रॉल। मुझे कोई पूछ रहा था कि सर प्री मैच्योर विथड्रॉल क्या होता है, मतलब समय से पहले अगर विथड्रॉल करोगे तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड वगैरह से, तो भी आपको डिडक्शंस के तौर पे, सॉरी टीडीएस के तौर पे 10% टीडीएस लग जाता है उस पर। चलो सर एक काम करो, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल करते हैं। सिर्फ प्रोविजंस आप लोगों का माथा खा लेता है ना, मैं समझ सकता हूँ। कुछ इलस्ट्रेशन क्वेश्चन थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करता हूँ। चलो ये वाला क्वेश्चन आप थोड़ा देखो, एग्जाम्पल देखो, थोड़ा सा अच्छा फील आएगा, और ताकि आप लोग खुद घर में और प्रोविजंस को रीड करो। इसके लिए मोटिवेशन आपको मिलना चाहिए कि मुझे क्यों जानना है प्रोविजंस, क्या बोलना चाहता है प्रोविजंस, इसको समझने के लिए आपको पढ़ना चाहिए। सर एग्जाम्पल देखो, एग्जामिन द टीडीएस इम्प्लीकेशन अंडर सेक्शन 194A इन द केसेस मेंशन्ड हियर अंडर। 194A के तहत क्या क्या टीडीएस इम्प्लीकेशंस हो सकता है वो यहाँ पे बोला। अब 194A मैंने आपको बताया, मैं लास्ट दिन भी बताया था। अरे 194A के बारे में मैंने लास्ट दिन भी डिस्कस किया था। ये वाला इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, अगर 40,000 के ऊपर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज पेमेंट हो रहा है, थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स greater than 40,000 in a financial year in case of interest created or paid by a banking company, cooperative society engaged in banking business, है ना। रेट ऑफ टीडीएस 14% का था। कब टीडीएस काटना है? पेमेंट के टाइम पे बोला था सर 194A, उसी के ऊपर ये वाला एग्जाम्पल अभी है आपके सामने। तो चलो देखते हैं क्या है एग्जाम्पल्स। टीडीएस, टीसीएस, एडवांस्ड, स्पेशली टीडीएस का कॉन्सेप्ट जो है ना थोड़ा सा वास्ट है, क्योंकि वैराइटीज ऑफ पेमेंट है, और वैराइटीज ऑफ पेमेंट के ऊपर बेस करके वैराइटीज ऑफ डिडक्शंस का एरिया है, ठीक है। और पैन सबमिट करना, पैन सबमिट ना करना, इसमें अलग अलग बातें बन जाता है, तो इसलिए आपको थोड़ा गहराई से समझना चाहिए। तो एग्जामिन द टीडीएस इम्प्लीकेशंस। अच्छा, ऑन 1st of October 2022 मिस्टर हरीश made a 6 months FD of 10 lakh at 9% per annum with ABC Cooperative Bank। ध्यान से सुनिए, the FD matures 31 March 2023। 1 अक्टूबर 2022 को मिस्टर हरीश 6 महीने का एफडी करता है 10 लाख टका से 9% पर एनम के इंटरेस्ट से। बैंक का नाम है एबीसी कोऑपरेटिव बैंक। फिक्स डिपॉजिट मैच्योर हो रहा है 31 मार्च 2023। सर ना क्वेश्चन इज दैट, सर आपको यहाँ पर
टीडीएस इम्प्लीकेशंस क्या होगा मैच्योरिटी के बाद। इसके लिए आपको लॉ जानना है, नहीं तो आप कैसे बताओगे। अब चलो लॉ के साथ ही देख लो आप। ABC Cooperative Bank has to deduct tax at source at the rate 10% on the interest of 45,000। सर 45,000 कैसे आया? सर 10 लाख पे कितना परसेंट इंटरेस्ट लगाएंगे? अरे 9%। तो 10 लाख का 9% कितना होता है एनुअली? 90,000। और क्या ये साल भर का इंटरेस्ट है? कितना दिन हुआ है सर? अक्टूबर से मार्च कितना दिन होता है सर? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना दिन हुआ? बोलो ना। हाउ मेनी मंथ्स आर देयर? 6 मंथ्स ना। अरे अब तो मैथ्स कर रहे हैं, प्रोविजन नहीं बोल रहे हैं। मैथ्स में तो थोड़ा बोलो आना। प्रोविजन के टाइम पे मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग चुप हो जाते हो, क्योंकि क्या है, आप लोग बड़ा बोर हो जाते हो। लेकिन अब तो बताओ 6 महीना हुआ कि नहीं हुआ? किसी का भी आवाज नहीं आ रहा है मुझे। यस सर। 6 मंथ्स का है। सो 10 लाख पे 9% पे हाफ ईयरली। तो 10 लाख का 9% 90,000। 90,000 का हाफ ईयरली कितना होगा? 45,000। अब क्वेश्चन इज दैट सर 45,000 रुपये टीडीएस काट के देगा कि नहीं देगा? इसका जवाब आपको मैं लास्ट दिन ही पढ़ाया था। सर 45,000 में टीडीएस काटेगा अंडर सेक्शन 194A। द टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स अंडर सेक्शन 194A फ्रॉम सच इंटरेस्ट इज देयरफॉर 45,000 का 10%। तो बैंक आपको इंटरेस्ट देगा 45, लेकिन 10% टीडीएस काटेगा। तो बैंक आपसे 4,500 का टीडीएस काटेगा। अब आप बोलोगे सर ये आपने कब बताया? अरे कल ही बोला था, मतलब लास्ट वीक ही बोला था। सर कैसे बोला था? मन मर्जी क्या? अरे काहे मन मर्जी सर? ये देखो 194A इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज greater than 40,000 in a financial year in case of interest credited or paid by। कौन दे रहा है? कौन इंटरेस्ट आपको कौन दे रहा है सर? बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी engaged in banking business, post office on any deposit, post office on any deposit under a notified scheme। In all the above cases if pay is a resident senior citizen, अगर senior citizen होता तो लिमिट था 50,000 तक। ठीक है, बाकी केस में 5,000 तक का लिमिट है इन फाइनेंशियल ईयर में। लेकिन सर इतना अभी करंटली याद रखो सर, अगर 40,000 के ऊपर का इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, अगर 40,000 के ऊपर इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, कौन पेयर है? कौन है? किसको देना पड़ता है? सर एनी पर्सन other than individual each whose total sales or gross receipt or turnover from business or profession do not exceed 1 crore in case of a business। ठीक है, और अगर प्रोफेशन है तो 50 लाख के ऊपर का बिजनेस है, ठीक है, वो पेयर है। पेई कौन है? एनी रेसिडेंट जिनको मिलेगा। Who is the paying? Any resident। रेट ऑफ टीडीएस क्या है? 10%। तो जैसे कि 194A का प्रोविजंस है, आपने प्रोविजंस पढ़ लिया हो, ठीक है, रेट रेट भी आपको पता हो, तो उसी हिसाब से ये क्वेश्चन का जवाब आपके सामने है। ये 194A का ये था जवाब। सर और एक क्वेश्चन, चलो देखते हैं, अलग अलग केस करेंगे तो नॉलेज बढ़ेगा। सर 1 जून 2022 को मिस्टर गणेश मेड 3 9 मंथ एफडी, मेड 3 9 मंथ का एफडी, 9 महीने का 3 एफडी बनाया, 3 लाख ईच, कैरिंग इंटरेस्ट 9% पर annum विद द्वारका ब्रांच, जनकपुरी ब्रांच एंड रोहिणी ब्रांच। तो ये सभी दिल्ली में है, ये तीनों जगह दिल्ली में आपको मिलेगा, द्वारका, जनकपुरी एंड रोहिणी। ठीक है, of XYZ bank, a bank which has adopted CBS, ठीक है, the fixed deposit mature core banking, bank which has adopted CBS मतलब core banking system, the FD mature on 28th of February 2023। FD mature हो रहा है सर 28 फरवरी 2023। now basically they ask you as per 194A क्या कुछ TDS implications होगा इस पे? TDS implication कुछ होगा? तो लेकिन हमें हिसाब देखना चाहिए।
लेकिन हमें हिसाब देखना चाहिए। XYZ बैंक हैज टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स बोलता है कि 10% करेगा, क्योंकि एग्रीगेट इंटरेस्ट ऑन एफडी विद द 3 ब्रांचेस ऑफ द बैंक, सेम बैंक का 3 ब्रांच है, इसमें एग्रीगेट एफडी का जो इंटरेस्ट है वो 60,750 हो रहा है। कैसे? 3 लाख करके 3 एफडी, तो टोटल कितना होता है? 9 लाख। 9 लाख का 9% कितना होता है? जो भी होगा। अब आपने कब किया? आपने एफडी कब बनाया सर? सर आपने एफडी किया 1 जून को, और आपका एफडी मैच्योर हो रहा है 28 फरवरी को। तो जून से फरवरी 2023 कितना महीना होता है? करके देखो एक बार। जून जुलाई, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 महीना हो रहा है। तो आपका 3 लाख करके 3 एफडी का टोटल होता है 3 लाख इंटू 3 एफडी, टोटल होता है 9 लाख। इसके ऊपर 9% का इंटरेस्ट इंटू 9/12, इंटू 9/12, इतना करने से आपको इंटरेस्ट का वैल्यू मिल जाएगा। तो एक ही बैंक में 3 ब्रांच में आपका एफडी वैल्यू हो रहा है 60,750, और जो आपका थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर रहा है, कितना लिमिट है आपका? 40,000 का। Since XYZ bank has adopted CBS, the aggregate interest credited paid by all branches has to be considered. आपको बोलेगा सर वो CBS नहीं करता, तो सर आज के डेट में सब CBS, सब कोर बैंकिंग में चलता है। Since the aggregate interest of 60,750 exceeds the limit of 40,000, tax has to be deducted 10% under section 194A. तो 60,750 पे 10% का TDS काट के, मतलब 6,000 कितना होता है? 60,750 का 10% सर बोलो, 10,750, 6,750, ये सर 6075 6075, उतना आपको काटेगा TDS। आई होप कि ये भी बात आपको समझ में आए। ये थोड़ा अलग था, लेकिन TDS का बात समझ में आया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 1 अक्टूबर 2022 को मिस्टर राजेश स्टार्टेड 6 months रिकरिंग डिपॉजिट्स, RD बोलते हैं इसको, मतलब हर साल आप थोड़ा थोड़ा करके पे करते रहोगे, ठीक है। 6 months रिकरिंग मतलब हर 6 महीने में दोगे, ठीक है। 2 लाख पर मंथ, 6 months रिकरिंग डिपॉजिट ऑफ रुपीज 2 लाख पर मंथ। अच्छा, हर महीने 2 लाख करके दोगे 6 महीने के लिए। RD 8% पर annum बैंक आपको वादा कर रहा है, बैंक का नाम है PQR बैंक। RD जो है वो मैच्योर करेगा 31 मार्च 2023 को। कितने दिन के लिए हो गया? अक्टूबर से, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, 6 महीने। क्वेश्चन इज दैट सर, क्या आपको TDS काटेगा? हिसाब करके क्या लग रहा है सर, बोलो। हिसाब क्या बता रहा है आपका? सर आंसर बता रहे हैं TDS नहीं काटेगा PQR बैंक के इंटरेस्ट पेमेंट में, क्योंकि बता रहे कि उसका इंटरेस्ट का लिमिट 40 क्रॉस नहीं कर रहा है। क्या सच में ऐसा हो रहा है सर? रिकरिंग डिपॉजिट्स ऑफ 2 लाख पर मंथ, तो पर मंथ 2 लाख करके होने से 8 लाख का 8% कितना हो रहा है रे? इंटू 6/12 कितना हो रहा है? 64,000 आधा करने से भी 64,000। 32,000 हाँ वही तो मैं पूछ रहा हूँ। 8 लाख का 8%, 8 लाख इंटू 8% डिवाइडेड बाई, मतलब इंटू 6/12 कर देते हैं, तो मेरा इंटरेस्ट अमाउंट हो रहा है 32,000 का। तो 32,000 क्या मेरा 40,000 लिमिट को क्रॉस कर रहा है सर? नो सर। तो obvious बात है कि नहीं हो पाएगा।
अच्छा लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट ये लोग बता रहे 28,000, हम लोगों ने कुछ गलती कर दिया क्या? 32 नहीं बोल रहा है, बोल रहा है 28, कुछ भूल हो रहा है। $28,000 on interest of which falling due to an recurring deposits। तो आरडी में ऐसा हो रहा है सर, इसको इस तरह से कैलकुलेट करो कि आप एवरी मंथ आप कितना करके दोगे, 2 लाख करके दोगे, है ना? तो हर मंथ 2 लाख करके अगर आप देते हो, इंटरेस्ट रेट आपको पता है, इंटरेस्ट इज 8%, और ये 6 महीने के लिए हो रहा है, एनुअल इंटरेस्ट रेट ही है। आपका कॉन्सेप्ट इज लाइक दैट कि आप फर्स्ट मंथ में स्टार्टिंग में लिया ना, मान के चलते स्टार्टिंग में लिया 2 लाख यहाँ, 2 लाख यहाँ, 2 लाख यहाँ, 2 लाख यहाँ, 4 बार आपने पेमेंट किया, आपने 4 बार पेमेंट किया, तो 1 2 3 4, 4 बार पेमेंट किया, 8 लाख, 8% रेट करके है आपका, रिकरिंग है, तो बेसिकली एनुइटी है ये आपका, दिस इज इन सिंपल एनुइटी है सर। अब इसमें आपको एनुइटी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एनुइटी फॉर्मूला लगा के आपको ये देखना पड़ेगा कि ये 2 लाख फर्स्ट मंथ में दे रहे हैं आप, सेकेंड मंथ में भी 2 लाख दे रहे हैं, थर्ड मंथ में भी 2 लाख दे रहे हैं, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि ये स्टार्टिंग में हो रहा है कि एंड में हो रहा है, इसी में खेल है, क्योंकि स्टार्टिंग में होगा तो इंटरेस्ट मिलेगा। अगर स्टार्टिंग में होगा, ये पर मंथ 2 लाख बोला है, बट स्टार्टिंग या एंड कुछ बोला नहीं। अगर स्टार्टिंग होगा तो आपको लास्ट 2 लाख में भी इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन अगर एंड होगा तो ये लास्ट 2 लाख में आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा सर। अब बात समझ रहे हो ना? इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। अगर स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में 2 लाख आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको हर मंथ में इंटरेस्ट एबल होगा, फोर्थ मंथ के एंड पे 4 महीना ना, कितना महीना है, 2 लाख करके, क्वेश्चन क्या, 2 लाख पर मंथ, 8%, 6 मंथ्स RD। ओहो सर, आप लोग करने कैलकुलेशन गलत बोल रहे हो, मैं भी गलत बोला सर। 2 लाख करके तो 6 महीना भरा है ना, तो 6 महीने में 2 लाख भरेगा तो कितना भरेगा, 12 लाख भरेगा। मैंने 8 लाख बोला, आप लोग हाँ बोल दिए। 12 लाख पे 8% तो होता है 96,000, 12 लाख पे 8% तो होता है 96,000, और 96,000 को आप 6/12 करोगे तो होता है 48,000, बट यहाँ आंसर बता रहे हैं 28,000। ये बेसिकली एनुइटी का कुछ खेल है, यहाँ पर ये चीज को बताया नहीं कि ये कौन सा है, मतलब ये 2 लाख कब दे रहा है, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है सर, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि लास्ट 2 लाख जो है, अगर उसको माइनस करेंगे तो 10 लाख पे होता है 80, तो हो जाएगा आपका 40। अच्छा इसको मैं आपको ना नेक्स्ट दिन कैलकुलेट करके दिखा दूंगा, ठीक है, कि इसमें क्या हुआ है, मतलब इसको आर्ली लिया है कि एंड पे लिया है, ये थोड़ा चेक करना पड़ेगा, ठीक है। फिर जाके आपको पता लगेगा कि ये आंसर 48,000 होगा कि नहीं। ये लोग तो आंसर दिया है यहाँ पर, वो बोल रहे हैं कि नो टैक्स, क्योंकि ये लोग 28 मान रहे हैं, लेकिन क्यों 28 है, क्यों 28 से ज्यादा नहीं है, इसके लिए देखना पड़ेगा कि ये कौन सा सेगमेंट में आ रहा है। मतलब इस ये एनुइटी जो हुआ है, ये एनुइटी में एक्चुअली मतलब 2 लाख को एंड पे लिया कि फर्स्ट में लिया, ये थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई क्लैरिटी नहीं दिया। तो मैं फिलहाल उस पॉइंट पे नहीं जा रहा हूँ सर, क्योंकि वो थोड़ा फाइनेंशियल कैलकुलेशन है, ठीक है, तो फिलहाल मैं उसको स्किप करता हूँ। लेकिन ये पॉइंट क्यों नो नो हुआ है इसका मैं देख लूंगा, अगर स्टार्टिंग में होगा तो क्या होगा, एंड पे होगा तो क्या होगा, ये थोड़ा चेक करके मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो बाकी पॉइंट तो आपको क्लियर है, मुझे इतना बता दो सर। तो 194A के तहत किस तरह से टीडीएस आपका डिडक्शन हो रहा है, ये बात तो क्लियर है, टैक्स रिलेटेड बात कर रहा हूँ, बोलो। यस सर।
सर इसी तरह से और भी सेक्शंस है, जैसे कि विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, हॉर्स रेस, इसमें 194 बी का सेक्शन है, 194 डबल बी का भी सेक्शन है। तो 194 बी, 194 डबल बी, जैसे 194 बी क्या कहता है, rate of tax on casual income, any income of a casual and non-recurring nature of the type of winnings from lottery, crossword puzzle, card game, and other game of any sort, race including horse race, etc., will be charged to income tax at a flat rate of 30%. और ये सेक्शन क्या है, 115 बीबी, मतलब ये जो चार्ज होता है ना 115 बीबी के तहत होता है, और टीडीएस जो काटते हैं वो 194 बी के तहत होता है। ठीक है, तो रेट ऑफ टैक्स ऑन कैजुअल इनकम बोलते हैं इसको, 30% फ्लैट होता है। TDS on winning from lottery, crossword puzzle, according to the provision of section 194B, every person responsible for paying to any person, whether resident or non-resident, any income by way of winning from lottery, crossword puzzle, card game, other game, required to deduct income tax at the rate of 30% if the amount of tax exceeds 10,000. अगर टैक्स का अमाउंट 10,000 से ज्यादा है, अगर पेमेंट का अमाउंट, टैक्स का अमाउंट नहीं, अगर पेमेंट का अमाउंट 10,000 से ज्यादा है तो उसमें से 30% डिडक्ट करो। जैसे आप लोग अगर ड्रीम 11 वगैरह खेलते हो, उसमें अगर आपका अमाउंट 10,000 से ज्यादा का विनिंग आपको होता है, 10,000 से ज्यादा होगा तो 30% काट लेगा, 10,000 के कम होगा तो कुछ नहीं काटेगा, पेमेंट दे देगा। समझ में आ रहा है सर? विनिंग बाय वे ऑफ जैकपॉट, ये सब 194 बी का पार्ट है। कैसे थोड़ा विनिंग आर पार्टली इन काइंड, पार्टली इन कैश। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप विन करते हो, कुछ आपको काइंड पे देते हैं, कुछ आपको कैश में देता है। In a case where the winning are only in kind or partly in cash and partly in kind, but the part in cash is not sufficient to meet the liability or deductions of tax in respect of whole of the winnings, the person responsible for paying shall, before releasing the winning, ensure that tax has to be paid in respect of the winnings. मतलब partly cash होगा, partly kind भी होगा, तो उसमें properly deductions calculations होना मुश्किल हो जाता है। तो क्लैरिटी से करे कि भाई कितना विनिंग का अमाउंट दे रहा था। Person responsible for deductions of tax under section 194BB, ये बेसिकली हॉर्स रेस में यूज होता है, बुक मेकर करते हैं, पेमेंट करने से पहले टीडीएस काट के पेमेंट करेगा, वही 30% का ही रेट चलता है, 30% का ही रेट चलता है। जैसे 194B बड़ा ही फेमस है। हॉर्स रेस के बारे में बोला है, हॉर्स रेस मतलब वही घोड़ दौड़ का, जो घोड़ा पे बुकी पे पैसा लगाया जाता है। ठीक है, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर एंड सब कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर मैंने लास्ट दिन आपको एग्जांपल करवा दिया था। ठीक है, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, सब कॉन्ट्रैक्टर, रेट ऑफ टीडीएस के ऊपर भी बोला है कि पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, सब कॉन्ट्रैक्टर के केस में कि क्या टीडीएस का रेट है, अलग अलग केस में अलग अलग रेट लगता है। देखो सर, इंडिविजुअल और एचयूएफ, कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर अगर पेई है तो टीडीएस रेट है 1%। अदर देन इंडिविजुअल, एचयूएफ, कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर, तो टीडीएस रेट हो जाएगा 2%। मतलब इंडिविजुअल या एचयूएफ के अलावा अगर कोई दूसरा है पेई तो 2% रेट होगा। कॉन्ट्रैक्टर इन ट्रांसपोर्ट बिजनेस अगर पैन फार्निश करेगा तो नील है, सब कॉन्ट्रैक्टर इन ट्रांसपोर्ट बिजनेस अगर पैन फार्निश करेगा तो टीडीएस नील माना जाएगा। याद रखिए सर ये सब बातें कि कब पेई 1% चार्ज करेगा, कब पेई 2% चार्ज करेगा। अगर ट्रांसपोर्ट बिजनेस में है, अगर पैन सबमिट कर रहा है तो नील, अगर सब कॉन्ट्रैक्टर है ट्रांसपोर्ट बिजनेस में पैन फार्निश कर रहा है तो नील। मतलब पैन का बहुत बड़ा रोल प्ले है, पैन का बहुत बड़ा रोल प्ले है। Threshold limit for deductions of tax at source under section 194C, थोड़ा देख लो। No deduction shall be required to be made if the consideration for contract does not exceed 30,000. अगर किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट का कंसिडरेशन 30,000 से ज्यादा नहीं है तो टीडीएस काटने का जरूरत नहीं है। However, to prevent the practice of composite contract being split up into the contract valued at less than 30, क्योंकि 30,000 तक लिमिट में नहीं है तो कई लोग क्या करते हैं ना, 30,000 को पार्ट पार्ट करके अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं ताकि उनको टैक्स देने का जरूरत नहीं पड़े। It has been provided that tax will be required to be deducted at source where the amount credited or paid, likely to be credited or paid to contractor or subcontractor exceeds 30,000 in a single payment or 1 lakh in aggregate during a financial year. अगर सिंगल पेमेंट में 30,000 के ऊपर जाता है और ओवरऑल पूरे ईयर में अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्टर के केस में, मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट किसी को काम दिए हो और उसको आप 1 लाख से ज्यादा एनुअली पेमेंट करते हो, तो अगर ये प्रूव हो जाता है कि आपको ओवरऑल पेमेंट 1 लाख से ज्यादा है तो आपको टीडीएस काट के ही पेमेंट करना चाहिए था। इसके ऊपर भी मैंने लास्ट वीक बताया था।
इसके ऊपर भी मैंने लास्ट वीक बताया था। तो देयरफॉर इवन इन ए सिंगल पेमेंट में कॉन्ट्रैक्टर, अगर आप कॉन्ट्रैक्टर को सिंगल पेमेंट में 30,000 के नीचे है, नो प्रॉब्लम, TDS provision under section 194C would be attracted by the aggregate of the amount of such sums credited or paid, likely to be credited or paid, मतलब या तो पे हो चुका है या तो पे होने वाला है, the contractor during the financial year exceeds 1 lakh, तो TDS चार्ज होगा अदरवाइज। एग्जाम्पल करें सर, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ABC Limited makes the following payments to Mr. X. ABC Limited कुछ पेमेंट कर रहा है मिस्टर एक्स को। मिस्टर एक्स कौन है? A contractor for contract work during the previous year 22-23, मतलब ABC Limited ने मिस्टर एक्स को कॉन्ट्रैक्ट दिया था कोई काम के लिए, बहुत सारे काम होते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे, है ना। सर 20,000 का पेमेंट किया 1 मई 2022 को, 25,000 का पेमेंट किया 1 अगस्त 2022 को, 28,000 का पेमेंट किया 1 दिसंबर 2022 को। On 1 March 2023, a payment of 30,000 is due to Mr. X on account of a contract work. Discuss whether ABC Limited is liable to deduct tax at source under section 184C from payments made to Mr. X. हेलो, आप लोगों को बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी का आवाज नहीं आ रहा है, सिर्फ विश्वजीत कभी कभी हाँ हाँ बोल रहे हैं, बाकी लोग एकदम सन्नाटा छा गया है। क्लास में है या वो भी नहीं है? यस सर। यस सर। ओके सर। ऐसे प्रोविजन जब भी मैं पढ़ता हूँ देखता हूँ सन्नाटा छा जाता है, तब आप लोग घर पे पढ़ लीजिएगा प्रोविजंस। प्रोविजंस पढ़ने में इतना दिक्कत हो जाता है, आप लोग घर पे मेहनत करिए फिर। नहीं सर मैं पढ़ाऊंगा, आप लोग कितना भी मेहनत ना करो, मैं प्रोविजंस तो बता के ही छोड़ूंगा। मेरा काम मैं करूँ, आपका काम आप करें। सर TDS लगेगा? लगेगा 20,000 में लगेगा, क्यों? सर टोटल पेमेंट तो 1 लाख से ज्यादा हो रहा है। तब 20, 25, 28 में लगा कितना होता है? 73 और प्लस 30,000, 1,03,000। तो ये जो ड्यू है, मतलब ये पेमेंट करना है, किया नहीं, 1 मार्च का पेमेंट ड्यू हो चुका है। यस सर। तो जैसे कि विश्वजीत ने बताया, देखते हैं एक बार कि क्या सच में TDS काटना है। 194 क्या है? कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट 194 बोलो। सी। In this case, the individual contract payment made to Mr. X does not exceed 30,000. Individual payment एक भी 30,000 क्रॉस नहीं किया। However, since the aggregate amount paid to Mr. X during previous year 22 exceeds 1 lakh on account of the last payment of 30,000 due on 1 March 2023, taking the total from 73,000 to 1,03,000. तो नॉर्मली ये तीनों मिला के 73 हो रहा था, लेकिन 73 के साथ 30 ऐड करने के बाद मेरा टोटल अमाउंट 1,03,000 पे चला गया। तो टू बी पेड में, तो पेड और टू बी पेड, the TDS provision under section 194C would get attracted and tax has to be deducted at the rate 1% of the entire amount of 1,03,000 from the last payment of 30,000 and the balance of, मतलब 30,000 का जो बाकी है 30,000 minus 1,030, मतलब 1,03,000 का 1% कितना होता है सर? 1,03,000 का 1% कितना होगा बोलो? अरे 1,030 होगा ना, तो 1,03,000 का 30%, सॉरी 1%, 1,03,000 का 1% 1,030, तो इतना तो आपको TDS काटना पड़ेगा फ्रॉम द लास्ट पेमेंट ऑफ 30,000 एंड द बैलेंस। सो बैलेंस क्या रह गया? लास्ट पेमेंट जो बाकी है 30,000 बाकी है, तो लास्ट 30,000 का जो बाकी है उसके साथ कितना अट्रैक्ट हो रहा है? बैलेंस ऑफ ₹28,970, मतलब 30,000 का जो पेमेंट आपका बाकी है इसमें से आप 1,030 को निकाल दो, तो 30,000 माइनस 1,030 इसको आप निकाल देते हो, तो बाकी कितना आपको कलेक्ट करना है? मतलब TDS तो आप ले चुके हो, आप बात समझे कि नहीं? TDS तो आप ले चुके हो,
ठीक है, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि द एंटायर अमाउंट ऑफ 1,03,000 फ्रॉम लास्ट पेमेंट ऑफ 30,000 एंड द बैलेंस 30,000 से 1,030 निकाल दोगे तो 28,970 रहेगा। ठीक है, तो सिंपल बात है कि टोटल जो 1,03,000 था उसके ऊपर 1% का टीडीएस लग जाएगा। ठीक है, फ्रॉम द लास्ट पेमेंट ऑफ 30,000 एंड बैलेंस रहेगा आपका 30,000 के ऊपर 1,030 माइनस हो जाएगा, तो 28,970 बैलेंस रहेगा। हैज टू बी पेड टू मिस्टर बोलो सर। मतलब 28,970 पे करेगा कॉन्ट्रैक्टर, मतलब मिस्टर एक्स को पे करेगा कौन, एबीसी लिमिटेड, क्योंकि ऑलरेडी टैक्स डिडक्ट हो चुका। बोलो सर, ये सर नो। यस है ना, ऐसा होता है 194C का कॉन्सेप्ट। 194C का इस तरह से कॉन्सेप्ट होता है। इसमें और एक कॉन्सेप्ट है, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस अंडर सेक्शन 194C। इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये थोड़ा सा क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता देता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या है। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस अंडर सेक्शन 194C, no deductions is required to be made from the sum credited or paid or likely to be credited or paid during the previous year or to the account of a contractor during the course of business on flying, hiring or leasing goods carriage। अगर कॉन्ट्रैक्टर ट्रांसपोर्टर है बेसिकली, अगर कॉन्ट्रैक्टर ट्रांसपोर्टर है जो बेसिकली फ्लाइंग, हायरिंग, लीजिंग, गुड्स कैरेज में काम करता है, मतलब गाड़ी भाड़ा देता है, सिंपल बात है। If he furnishes his PAN to the deductor, और अगर ट्रांसपोर्टर जिसका गुड्स कैरेज है वो अगर अपना पैन डिडक्टर को देता है, ठीक है, in order to convey the true intent of the law, it has been clarified that this relaxation from the requirement to deduct tax at source shall only be applicable to the payment in the nature of transport charges, whether paid by a person engaged in the business of transport or otherwise, made to a contractor who fulfill the following three conditions cumulatively। लेकिन सबके लिए नहीं, कुछ लिमिटेशंस है। जिनके पास 10 और लेस गुड्स कैरेज है, 10 या 10 से कम, 10 और लेस देन 10 गुड्स कैरेज एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब 22-23 प्रीवियस ईयर में अगर आपके पास 10 या 10 से कम गाड़ी है, ट्रक है, ठीक है, इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ फ्लाइंग, हायरिंग, लीजिंग गुड्स कैरेज, इसी काम पे वो लगा हुआ है और उन्होंने अपना पैन अपने डिडक्टर को दिया एज फर्निश्ड और डिक्लेरेशन टू हिज इफेक्ट अलोंग विद हिज पैन, उनको एग्जेम्पशन मिलता है 194C सबसेक्शन सी के तहत। मतलब उनके लिए टीडीएस काटने का जरूरत नहीं है। मतलब ट्रांसपोर्टर, मतलब अगर कोई 10 या 10 से कम गाड़ी का मालिक है, वो कॉन्ट्रैक्ट लिया है गाड़ी ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टिंग का, ठीक है, मानो आपका फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री लोग नॉर्मली गाड़ी इसी तरह से कॉन्ट्रैक्टर से गाड़ी लेता है, समझ लो सर। तो मानो ये फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री को चाहिए ट्रक, ठीक है, आपको कॉन्ट्रैक्टर, बात को समझें। ये गाड़ी है, ट्रक है, ऐसा मानो आपके पास 9 ट्रक है और आप फैक्ट्री को सप्लाई करो और बदले में फैक्ट्री आपको पेमेंट करेगी। तो अगर आप अपना पैन, मतलब कौन, आप ट्रांसपोर्टर, अगर आप अपना पैन फैक्ट्री को देते हो, बिकॉज फैक्ट्री डिडक्टर है ना सर, तो फैक्ट्री डिडक्टर होगा, तो फैक्ट्री को अगर आपने पैन दिया और आपका गाड़ी 9 से 10 से कम है और आप हायरिंग के लिए दे रहे हो, तो आपके लिए एग्जाम्पशन है 194C सबसेक्शन 6 के तहत। ये थोड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट था, ये सब बीच बीच में आपको बहुत मिलेगा। गुड्स कैरेज क्या होता है उसका भी डेफिनेशन दिया है, ये जीएसटी में भी पढ़ा जाता है, आप जरूर एक बार देखिएगा। इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, आप मेरे साथ साथ चलो कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन है, compute the amount of tax deduction at source on the following payments made by Messrs S Limited during the financial year 22-23 as per the provision of the Income Tax Act 1961। क्या है कॉन्सेप्ट? तो कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है
1st of October 2022, payment of 2 lakh to Mr. R. A transporter who owns 8 goods carriage throughout the previous year and furnished a declaration to this effect along with his PAN. On 1st of November 2022, payment of fee for technical service of 25,000 and royalty of 20,000 to Mr. Shyam who is having PAN. इसको बाद में देखते हैं, पहले मैं आपको 1 अक्टूबर वाला सवाल करता हूँ कि आपने एक ट्रांसपोर्टर को पेमेंट किया 2 लाख का, जिनके पास लास्ट प्रीवियस ईयर में 8 गुड्स कैरेज है और उन्होंने आपको उसका पैन भी फर्निश किया है। नाउ क्वेश्चन इज दैट क्या इस ट्रांसपोर्टर का टीडीएस काट के पेमेंट करोगे? हेलो, क्या ट्रांसपोर्टर का पेमेंट टीडीएस काट के होगा सर? द आंसर इज नो. No tax is required to be deducted at source under section 194C by Messrs. S Limited on payment to transporter. Mr. R since he satisfied the following condition, क्योंकि वो कुछ कंडीशन फुलफिल करना है as per the income tax, वो कुछ कंडीशन फुलफिल करना है। क्या कंडीशन फुलफिल करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, उनके पास जो गाड़ी है वो 10 से कम है ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, वो फ्लाइंग हायरिंग लीजिंग के ऊपर है और उन्होंने अपना पैन भी फर्निश किया। तो सेक्शन 194C सबसेक्शन एच के तहत उनको क्या मिल रहा है सर? सेक्शन 194C के तहत उनको ये एग्जम्पशन मिलेगा, यस और नो? बोलो सर। 194C सबसेक्शन 6 के तहत उनको मिलेगा ना? बस इसीलिए मिला है, इसीलिए मिला है। सर बाकी भी बता दो। चलो सर बाकी भी थोड़ा बता देते हैं और रिगार्डिंग सेक्शंस को भी आप घर में एक बार प्रोविजंस को पढ़िएगा। मैं फिलहाल आपको थोड़ा क्वेश्चन करा देता हूँ। क्या है ना, आपके मन में चल रहा है सर क्वेश्चन कराओ, चलो क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन करने से ऐसे आइडिया क्लियर होता है कि आखिर मुझे प्रोविजंस को क्यों पढ़ना है। ये बात तो मैं एग्री करता हूँ आप लोग के साथ। सर टीडीएस का चैप्टर थोड़ा ट्रिकी है, दुनिया मानता है, हम भी मानते हैं। ट्रिकी इसलिए है क्योंकि वैराइटीज ऑफ बात करता है, वैराइटीज ऑफ बात करता है। सर 1 नवंबर 2022 पेमेंट ऑफ फी for technical service of rupees 25,000 and royalty of 20,000 to Mr. Shyam who is having PAN. आप टेक्निकल सर्विस लिए हो, उसका फी भर रहे हो एंड रॉयल्टी दे रहे हो 20,000 का मिस्टर श्याम को जिनके पास पैन है। नाउ क्वेश्चन इज दैट सर ये कौन सा सेक्शन का पार्ट है? सर दिस इज द सेक्शन 194J का पार्ट है। 194J मैं आपको बता दूं 194J पहले, चलो पहले बता 194J थोड़ा सुना देता हूं सर कहानी। किसी के मन में चल रहा है सर ऐसा कोई सेक्शन है क्या जो इंपॉर्टेंट है? सर मोटा मोटी जो इंपॉर्टेंट है मैं वही बता रहा हूँ, बट कोई भी सेक्शन पूछ सकते हैं एग्जाम में, कोई माई बाप नहीं है कि यही पूछेगा। बट हाँ ऑब्वियसली जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा हूँ। 194C इज वेरी पॉपुलर सेक्शंस पूछते हैं सर। अच्छा, फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विस, रॉयल्टी और नॉन कॉम्पीट फीस। नॉन कॉम्पीट फीस मतलब कंपटीशन ना करने के लिए किसी को फीस दे रहा है आप, मतलब आपके साथ में कंपटीशन में नहीं जाऊंगा, बदले में आप इतना पेमेंट रखो तब आप मुझे पेमेंट दे दो, कंपटीशन फीस। नॉन कॉम्पीट फीस मतलब सिंपल बात है, आपके दुकान के सामने कोई दुकान खोल रहा है और बदले में आप उनको बोल रहे हो कि नहीं मैं दुकान मत खोलो, बदले में ये अमाउंट रखो, कहीं दूर जाके करो, नॉन कॉम्पीट फीस। ठीक है, डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन, ये सब चीजों के केस में लागू होता है 194J। फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विस, रॉयल्टी, नॉन कॉम्पीट फीस, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन एक्सेट्रा। कितना पेमेंट करने के ऊपर टीडीएस चार्ज होता है सर? 30 के ऊपर होने से इन फाइनेंशियल ईयर फॉर ईच कैटेगरी ऑफ इनकम, ईच कैटेगरी ऑफ इनकम। However, the limit does not apply in case payment made to director of a company. ये 30,000 का लिमिट डायरेक्टर के लिए लागू नहीं होता। ठीक है, डायरेक्टर के लिए 30,000 का लिमिट लागू नहीं होता। क्या बताते हैं सर? एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ, वो पेयर है,
However, in case of fees for professional or technical service, paid or credited individual HUL whose total turnover और gross receipt 1 लाख 1 करोड़ से नीचे है वही कर सकता है, और 50 लाख से नीचे है प्रोफेशन के केस में वही कर सकता है। टर्नओवर फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन एक्सीड्स 1 करोड़ के ऊपर जाएगा और प्रोफेशन के केस में 50 लाख के ऊपर जाएगा ड्यूरिंग द इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल इज लायबल टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 194 से। मतलब 194 जे में अगर टैक्स काटना है तो आपका बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ के ऊपर होना चाहिए और आपका प्रोफेशन का 50 लाख के ऊपर होना चाहिए। बात को समझे। एक्सेप्शन भी है where fees for professional services credited or paid exclusively for his personal purpose, उस केस में एक्सेप्शन हो जाते हैं। अगर वो सिर्फ पर्सनल पर्पस के लिए है तो एक्सेप्शनल बन सकता है। और किसका काटा जाता है? एनी रेसिडेंट। पेई कौन हो सकता है सर? एनी रेसिडेंट। क्या अमाउंट क्या है सर? 2%, 2%। पेई एंगेज्ड ओनली इन द बिजनेस एंड ऑपरेशंस ऑफ कॉल सेंटर। कॉल सेंटर बिजनेस समझते हो ना? सॉल्ट लेक न्यू टाउन में भरा पड़ा है, नोएडा बेंगलोर में भरा पड़ा है। अगर ऑपरेशन ऑफ कॉल सेंटर है तो 2%। टेक्निकल सर्विस होता है ना, इन केस ऑफ फीस फॉर टेक्निकल सर्विस और रॉयल्टी इसमें भी 2%। वेयर सच रॉयल्टीज इन द नेचर ऑफ कंसिडरेशन फॉर सेल्स डिस्ट्रीब्यूशंस और एग्जीबिशंस ऑफ सिनेमाटोग्राफिक फिल्म्स। सिनेमाटोग्राफिक फिल्म्स एग्जीबिशंस के लिए भी सिमिलर बातें होते हैं 2%। बाकी अगर ये जो भी मैं आपको यहाँ पर बोला 2% कैटेगरी में, इनके अलावा जो भी पेमेंट होगा 10%। मतलब 2% कब कब लगेगा? engaged only in the business operation of call center or where technical service or royalty is in the nature of consideration for the sale distributions or exhibition of cinematographic films 2%। बाकी कोई भी केस हो 10%। कब काटा जाएगा? at the time of credit of such sum to the account of the payee or at the time of payment whichever is early। आप क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन देख लो अभी। ये वाला था ना, टेक्निकल सर्विस। Payment for fee for technical service 25,000 and royalty of 20,000 to Mr. Shah who is having PAN. As per section 194J क्या लिखोगे? जवाब क्या होगा? As per section 194J, liability to deduct tax is attracted only in case of payment made as fees for technical service and royalty. Technical service and royalty individually exceeds 30,000 during the financial year. In the given case, since the individual payment for the fee for technical service is कितना? हम लोग करेंटली क्या देख रहे हैं सर? इंडिविजुअल कितना दिया? 25,000 और रॉयल्टी कितना है? 20,000। तो क्या टीडीएस काटेंगे? तो 25,000 भी 30 से नीचे है और 20,000 रॉयल्टी भी 30 से नीचे है। सो देयर इज नो लायबिलिटी टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स। और सर ये यहाँ पर हम लोग ज्वाइंट नहीं करेंगे, मार्च नहीं कर सकते, मतलब 25 और 20 मिला के नहीं करेंगे क्योंकि इंडिविजुअल बोला है, ईच सर्विस के लिए बोला है। ईच सर्विस के लिए 30,000 से ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर ईच सर्विस में 30 के नीचे है। तो इट इज अज्यूम दैट नो अदर पेमेंट टुवर्ड्स फीस फॉर टेक्निकल सर्विस एंड रॉयल्टी वर मेड ड्यूरिंग द ईयर टू मिस्टर शाह। सो टीडीएस नहीं काटा जाएगा। बोलो सर। अगर प्रोविजंस क्लियर है तो क्वेश्चन भी क्लियर होना चाहिए। अगर प्रोविजंस में कोई गड़बड़ है तो क्वेश्चन दिक्कत करेगा। हेलो हेलो बोलो सर। विश्वजीत, आयन, अंश, सभी को पूछ रहा हूँ तो जवाब तो दो। अनुष्का, पंकज, यस सर। मुझे যাচ্ছে? Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू सर। सर और भी बताओ। चलो और बताते हैं। पेमेंट ऑफ 25,000 टू मेसर्स एक्स लिमिटेड फॉर रिपेयर ऑफ बिल्डिंग। सर बिल्डिंग रिपेयर के लिए आप मेसर्स एक्स लिमिटेड को पेमेंट कर रहे हो। सर ये किस तरह का पेमेंट है? कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट सर। हाँ वेरी गुड सर। कौन से सेक्शन में आएगा? ये आएगा सर C 94C।
थैंक यू। इसी तरह से पहचानना पड़ेगा आपको, हमेशा आपको बोल के नहीं देगा। The provision of section 194C are not attracted in this case is the payment for repairing of building to messages limit is less than the threshold limit of 30,000। कितना कम खर्चा कितना हुआ, कितना का, कितने का, 25 का, कम से कम 30 का पेमेंट करना चाहिए इंडिविजुअल, और एनुअल लेवल में एग्रीगेट में 1 लाख होना चाहिए, तभी टीडीएस लग सकता है, अदरवाइज नहीं। तो 194C था सर। 1 जनवरी 2023 पेमेंट ऑफ ₹2 लाख made to Mr. A for purchase of diary made according to the specifications of Mrs. S Limited. However, no material was supplied for such diaries to Mr. A by Mrs. S Limited or its accessories. 2 lakh to Mr. A for purchase of diary made according to the specification of Mrs. S Limited. However, no material was supplied for such diaries to Mr. A by Mrs. S Limited or its accessories. तो ऐसा पेमेंट जो आपने किया, क्या इसमें टीडीएस काटोगे? नो मटेरियल सप्लाई नहीं हो पाया तो क्या टीडीएस काटोगे? सर ये भी 194C के ही अंदर आता है। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिनेशन ऑफ वर्क। According to section 194C, the definition of work does not include the manufacturing or supply of product according to the specification by customer in case the material is purchased from a person other than the customer or associate of such customer. Therefore, there is no liability to deduct tax at source in respect of payment of 2 lakh to Mr. A since the contract is a contract for sale. सर कुछ समझ में नहीं आया, फिर इसको समझने के लिए आपको प्रोविजंस को फिर से डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा। मैं अभी इसको रहने दो, मैं अभी आपको एक पॉइंट पे डिस्कस कर रहा था, इसी पॉइंट में ये कॉन्सेप्ट था। जस्ट अ सेकेंड, आपको दिखाता हूँ। अभी मैं आपको 194C में नॉन एप्लीकेबिलिटी दिखाया ना, उसके जस्ट पहले ही ये डेफिनेशन ऑफ वर्क के बारे में था 194C में। 194C आपको डेफिनेशन ऑफ वर्क के बारे में बोलते हैं। वर्क मतलब क्या है, ठीक है। 194C में वर्क इंक्लूड एडवर्टाइजिंग, ब्रॉडकास्टिंग, टेलीकास्टिंग इंक्लूडिंग प्रोडक्शन ऑफ प्रोग्राम फॉर सच ब्रॉडकास्टिंग और टेलीकास्टिंग, कैरेज ऑफ गुड्स ऑफ पैसेंजर्स बाय एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अदर देन बाय रेलवेज, रेलवे छोड़ के, कैटरिंग, ये भी डेफिनेशन ऑफ वर्क में आता है। मैन्युफैक्चरिंग और supplying a product according to the requirement or specification of a customer by using material purchased from such customer or its associates, being a person related to the customer in such manner as defined under section 40A subsection 2 clause B, that is the customer would be in the place of assessee and the associate would be the related person mentioned in that section. इसे भी हम लोग वर्क मानेंगे। मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग ऑफ ए प्रोडक्ट और अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन ऑफ ए कस्टमर by using material purchased from such customer or its associates, being a person related to the customer in such a manner जो definition में दिया गया है। However, उसी के नीचे बोलता है work shall not include manufacturing or supply of a product according to the requirement or specification of a customer by using raw material purchased from a person other than such customer or associate of such customer, as such a contract is a contract for sale. However, this will not be applicable to a contract which does not entail manufacture or supply of an article or thing. For example, a construction contract. तो दोनों पॉइंट में क्या फर्क है? मतलब as per the 194C कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसमें वर्क कॉन्ट्रैक्ट किसको मानेंगे और किसको वर्क कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे, इसके बारे में बोला है। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसा नहीं कि किसी भी चीज का कॉन्ट्रैक्ट दे दो तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। 194C हर चीज को अपना कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काउंट नहीं करता। जैसे ये दोनों पॉइंट का बेसिक डिफरेंस को आपको समझना पड़ेगा। एक में बोल रहे कि कस्टमर के लिए ऑर्डर करना और एक में बोल रहे मैन्युफैक्चर करना। मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग ए प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन ऑफ ए कस्टमर
बाय यूजिंग मटेरियल परचेज फ्रॉम सच कस्टमर, मतलब मटेरियल परचेज भी कस्टमर से ही लेंगे, और इट्स एसोसिएट या फिर कस्टमर कोई एसोसिएट से उनसे ले लेंगे, ठीक है, उसे वर्क कर लेंगे। अब the work shall not include manufacturing or supply a product according to the requirement or specification of a customer by using raw material purchased from a person other than such customer। मतलब ऐसा मानो अगर कस्टमर के प्रोडक्ट्स ही कस्टमर का प्रोडक्ट बनाओगे तो उसे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे, मतलब वर्क नहीं मानेंगे, वर्क कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएगा। जैसे मानो कि एक सिंपल बात करते हैं, मानो टेलर कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है आपको कुछ चीज सप्लाई करने का, लेकिन उसमें कपड़ा जो होगा, जो क्लोथ होगा, क्लोथिंग मटेरियल जो रहेगा वो आप सप्लाई नहीं करोगे, आप कस्टमर हो। आपको क्या स्पेसिफिकेशन से आप इतना बता दो, बाकी टेलर खुद देख लेगा और आपको उस हिसाब से सप्लाई कर देगा। लेकिन क्या बोल रहे हैं आप, लेकिन मानो कि ये क्लोथिंग के लिए जो भी चीजें हैं टेलर आपको बोलते हैं ठीक है आप रॉ मटेरियल सप्लाई कर दो हम बना देंगे, तो उसे वर्क कैटेगरी में नहीं रखना है। वर्क शैल नॉट इंक्लूड manufacturing or supplying a product according to the requirement or specification of a customer by using raw material purchased from a person other than such customer or associate of such customer, as such a contract is a contract for sale। ये दोनों में बेसिकली फर्क है। तो अगर वर्क में आएगा तो टीडीएस काटेगा, और अगर वर्क में नहीं आएगा तो टीडीएस नहीं काटेगा। सर बोलो क्या आप लोग ये पॉइंट क्लियर हुआ है? मतलब एक कस्टमर के प्रोडक्ट में ही कस्टमर को सप्लाई करना, और एक हो गया आपका कस्टमर से नहीं, कस्टमर के लिए जो प्रोडक्ट आपको चाहिए उसके लिए किसी और से प्रोडक्ट लेके कस्टमर को देना। तो ऑब्वियस बात है जो कस्टमर से लेके कस्टमर को दे रहे वो और कॉन्ट्रैक्ट है। मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन ऑफ कस्टमर बाय यूजिंग मटेरियल परचेज फ्रॉम सच कस्टमर और इट एसोसिएट्स, ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है। बट अगर ये किसी और से खरीद के आप कस्टमर को बेच रहे हो तो ये सेल हो जाएगा, मतलब उस पर भी वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल हो जाता है। मतलब कई बार ऐसे होते हैं आप कस्टमर को बोलते हो कि हाँ ठीक है हम आपको दे देंगे, बट कस्टमर का प्रोडक्ट से नहीं बनाओगे आप, वो किसी और से खरीद के दोगे, तो उसमें आप भी अपना मार्जिन रख लोगे। This will not be applicable to a contract which does not entail manufacture or supply of an article or thing, for example a construction contract। ठीक है, तो इसीलिए ये जो पर्टिकुलर पॉइंट चल रहा है जिसमें और भी एक पॉइंट बोला है, इट मे बी नोटेड दैट द टर्म वर्क would include manufacturing, supplying a product according to the requirement or specification of a customer by using material purchased from such customer or its associates। In such a case, tax shall be deducted on the invoice value, excluding the value of material purchased from such customer or its associate। जो भी आप उनसे लिए हो कस्टमर से उसको छोड़ के वैल्यू करना है। मानो 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन कस्टमर से आपने ऑलरेडी 5 लाख का प्रोडक्ट या जो भी ले चुके हो, तो वैल्यू क्या करेगा कॉन्ट्रैक्ट का 10 लाख की में 5 लाख का अगर कस्टमर का ही प्रोडक्ट है तो ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू आपका 5 लाख का ही माना जाएगा और उस पर ही टीडीएस काटा जाएगा। कस्टमर जो 5 लाख का प्रोडक्ट दिया उस पर थोड़ी ना करेंगे अगर उसको अलग से दिखाते हैं। The material component has not been separately mentioned in the invoice, tax shall be deducted in the whole of the invoice। अगर अलग से नहीं दिखाते हो तो पूरा 10 लाख में ही टीडीएस काटेगा, लेकिन अलग से दिखाओगे तो कस्टमर का जो वैल्यूएशन है उसको हटा के ही टीडीएस काटेगा। सर आप लोगों को बात समझ में आ रहा है? बोलो ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है इसके बारे में बोला है। तो हम लोग जो क्वेश्चन यहाँ पर अभी कर रहे थे इसमें क्या हुआ, ये जो क्वेश्चन अभी कर रहे थे इसमें क्या हुआ, सिर्फ 194C में ही फोकस करके आपको बात समझाने का कोशिश करो। पेमेंट ऑफ 2 लाख मेड टू मिस्टर ए फॉर परचेस ऑफ डायरीज मेड अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन ऑफ मेसर्स एस लिमिटेड। However, no material was supplied for such diaries to Mr. A by Mrs. S Limited or its associates। मैंने समझा, आपने 2 लाख पेमेंट किया मिस्टर ए को डायरी परचेस के लिए और परचेस ऑफ डायरीज मेड अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशंस ऑफ मेसर्स एस लिमिटेड। तो एस लिमिटेड कौन है यहाँ पर? कस्टमर। एंड नो मटेरियल वाज सप्लाइड फॉर सच डायरीज टू मिस्टर ए बाय मिसेस एस लिमिटेड। और इसके लिए किसी भी तरह का डायरी का मटेरियल या समथिंग लाइक दैट ना तो मेसर्स एस ने सप्लाई किया और ना ही मेसर्स एस के एसोसिएट ने सप्लाई किया। तो क्या इसको वर्क कैटेगरी में काउंट करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मानेंगे? हेलो,
इसे वर्क मानेंगे 194C के तहत कि इसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मान लेंगे? सर ऑब्वियसली ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में चला जाएगा। 194C are not, sorry, according to section 184C, the definition of work does not include the manufacturing or supply of product according to the specification by customer in case the material is purchased from a person other than the customer or associate of such customer. Therefore, there is no liability to deduct tax at source in respect of payment to 2 lakh to Mr. S. This contract is a contract for sale. ये contract for sale है, ये work contract नहीं है, इसलिए इसमें TDS as per 194C नहीं काटा जाएगा। मतलब कस्टमर के प्रोडक्ट से कस्टमर का प्रोडक्ट बना जाए तो उसको वर्क माना जाता है, कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है एज पर 194C। पर कस्टमर के प्रोडक्ट से अगर कस्टमर का चीज नहीं बनाया जा रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल माना। सर कोई डाउट है क्या अभी भी? अरे 194C कॉन्ट्रैक्ट में बात करता है। अगर आपने स्पेसिफिकेशन दे दिया और दुकानदार आपको आपसे कुछ ना लेके आपको वो प्रोडक्ट कैसे भी करके मैन्युफैक्चर करके दे दिया तो आप वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल किए, वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। और 194C तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करता है। जैसे आपके घर में अगर कोई कलर करने के लिए आते हैं, कलर आपका, लेकिन कलर कोई दूसरा आके करेगा तो वो सिर्फ कलर करने का कॉस्ट लेगा आपसे, मतलब चार्ज लेगा, तो उसको वर्क कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। क्योंकि यहाँ पर कलर का जो कॉन्सेप्ट है वो आपने दिया, कलर खरीद के आपने दिया। लेकिन मानो एशियन पेंट्स को आपने बोला कि हमको मेरा घर रंग करके देना है, तो एशियन पेंट्स आपका पूरा घर कलर करके देगा, उसके लिए मैकेनिक भी वो ढूंढेगा, कलर भी वो सेल करेगा, तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल है। क्या आपको ये बेसिक डिफरेंस समझ में आया सर? मुझे इतना बता दो। यस सर। सिंपल सी बात है, लेकिन लॉ क्या है ना, थोड़ा घुमा के बोलता है, लॉ है बोलेगा घुमा के। सर ये क्वेश्चन कंप्लीट करो। Payment of 2,30,000 made to Mr. Bharat for compulsory acquisition of his house as per the law of state government. स्टेट गवर्नमेंट के लॉ के हिसाब से मिस्टर भरत कोई हाउस को कंपल्सरी एक्वाइज कर रहा है अपने नाम पे, और उसके लिए उन्होंने 2,30,000 का पेमेंट किया। सर ये कौन सा कैटेगरी में आता है जानते हो? कौन से टीडीएस की कैटेगरी में आता है? सर ये 194A में आता है। Any person responsible for payment to a resident any sum in the nature of compensation or consideration on account of compulsory acquisitions under any law of any immovable property is responsible for deduction of tax at source if such payment for the aggregate of such amount or payment to the resident during the financial year 2.5 लाख से ज्यादा। मतलब अगर कोई compulsory acquisition of property आप ले रहे हो, immovable property मतलब लैंड बिल्डिंग टाइप्स, ठीक है, अगर पेमेंट का वैल्यू 2.5 लाख क्रॉस करेगा तो टीडीएस काट के पेमेंट हो। लेकिन हमारे केस में तो सर 2,30,000 का पेमेंट हुआ है तो टीडीएस नहीं काटा जाएगा। लेकिन आपके मन में क्वेश्चन है सर अगर ये 2,50,000 होता या 2,50,000 से ज्यादा होता तो और क्या रूल्स काम करता? तो इसके लिए आपको 194A एक बार देख लेना चाहिए कि किसके लिए लागू होता है, क्यों लागू होता है। कहाँ चला गया 194A ये बात। कंपल्सरी आप किसी लैंड को अपने नाम पे अधिकार में ले रहे हो तो बदले में आप कंपेंसेट करोगे जिससे खरीदोगे। और आपको जो सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी आता है एग्रीकल्चरल लैंड, देखो सर स्पेशल पॉइंट निकल गया ना, एग्री लैंड के लिए नहीं है। 2.5 लाख से ज्यादा का पेमेंट होगा तो ही टीडीएस काट के पेमेंट होगा। पेयर कौन है? एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम इन द नेचर ऑफ कॉम्पेंसेशन और एनहांस कॉम्पेंसेशन और कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ रिमूवेबल प्रॉपर्टी। कंपेंसेशन दो या फिर एनहांस कंपेंसेशन दो। मतलब एनहांस कंपेंसेशन क्या होता है, कई बार ऐसे होते हैं कि कुछ कॉम्पेंसेशन में डिस्प्यूट आ जाता है। मानो आपने किसी को 2,70,000 दिया, मानो मिस्टर एक्स मिस्टर वाई का जमीन खरीद रहा है और उसने 2,70,000 दिया, लेकिन मिस्टर वाई को लग रहा है कि ये कंपेंसेशन एज पर मार्केट वैल्यू नहीं है। फिर मिस्टर वाई कोर्ट में जाएगा, फिर कोर्ट अपना डिटेल्स, मानो 2 साल कोर्ट केस के बाद
कोड डिक्लेयर किया कि नहीं इसमें और भी 50,000 एक्स्ट्रा देना चाहिए। अब बाद में एनहांस कंपेंसेशन भी देना पड़ेगा मिस्टर एक्स को, क्योंकि कोर्ट जो बोलेगा वो तो मानना पड़ेगा। हाँ, अगर मिस्टर एक्स को लगता है नहीं कोर्ट गलत है तो वो हायर कोर्ट में जाएगा, और हायर कोर्ट भी वही डिसीजन देगा तो सबको मानना पड़ेगा। तो चिल्ला के कोई फायदा नहीं है। किसका काटेगा? एनी रेसिडेंट। कितना परसेंटेज काटेगा? 10%। कब काटेगा? एट द टाइम ऑफ पेमेंट। लेकिन इन दिस केस नहीं होगा। क्यों? करंट केस में नहीं होगा क्योंकि अमाउंट 2,30,000 पे आके रुका। अमाउंट 2,30,000 पे आके रुका 194 एल। लास्ट पॉइंट था पेमेंट ऑफ कमीशन। बोलो सर, बोलो सर, कोई क्वेश्चन आ रहा है सर? 37 हो गया था। अच्छा, पेमेंट ऑफ कमीशन 14,000 टू मिस्टर वाई। कमीशन दे रहे हो वाई को, कौन सा सेक्शन आएगा सर? कमीशन पे करना किस सेक्शन का पार्ट है? वन 194H पढ़ चुके हो लेकिन भूल जा रहे हो आप लोग। Tax is deductible at source if the amount of commission or brokerage or the aggregate of the amounts of commission or brokerage credited or paid during the financial year exceeds 15,000. Since the commission payment made to Mr. White does not exceed 15,000, the provision of section 194 is not attractive. Commissions पे deductions होता है, TDS होता है, commissions पे TDS होता है, लेकिन यहाँ पर 14,000 का रहा है सर। और हमें पता है कि 194H 15,000 के ऊपर का कमीशन पे TDS काटने के बारे में मिलता है। पढ़ा है ना लास्ट में? वन 194H यहीं पर मिल जाएगा आपको। ये वाला कमीशन और ब्रोकरेज पेमेंट के टाइम पे 15,000 से ज्यादा पेमेंट करोगे, कौन काटेगा? एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल और ईच whose total sales or gross receipts or turnover from business profession do not exceed 1 करोड़ से ज्यादा। ठीक है, प्रोफेशन के केस में 50 लाख यानी फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, जिनका मतलब जो अदर देन ईच ऑफ इंडिविजुअल छोड़ के, मतलब कहने का मतलब है कि अगर किसी इंडिविजुअल और HUF का इनकम 1 करोड़ से ज्यादा या 50 लाख से ज्यादा हो तो वो भी काट सकता है। ठीक है, लेकिन अगर 1 करोड़ से नीचे है या 50 लाख से नीचे है तो वो नहीं काट सकता। ठीक है, और अगर वो किसी को कमीशन या ब्रोकरेज पे कर रहा है, ठीक है, अगर वो एनी पर्सन हो सकता है, कंपनी, पार्टनरशिप, और अगर HUF या इंडिविजुअल है तो 1 करोड़ और 50 लाख का कंडीशन फुलफिल करना है। पेई कौन है? एनी रेसिडेंट। रेट ऑफ डिविडेंड्स क्या है? 5%। कब पेमेंट होगा? एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच इनकम टू द अकाउंट ऑफ द पेई और एट द टाइम ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। ये है 194H का सेक्शन का कांसेप्ट। लेकिन इन दिस केस 15,000 नहीं था, 14,000 था, तो TDS काटेंगे क्या? नहीं, आज ना काटेंगे TDS। सो ये TDS का कॉन्सेप्ट ना बड़ा ही इंटरेस्टिंग है अगर समझ में आए तो। नहीं समझ में आएगा ना तो मुश्किल पैदा करेगा। सर आज और आप लोगों का माथा नहीं था, बहुत ज्यादा हो गया। नेक्स्ट चर्चा मैं आपको नेक्स्ट क्लास में TDS में ही रखूंगा और एडवांस टैक्स करूंगा। नेक्स्ट क्लास में मैं एडवांस टैक्स कराऊंगा, बेसिकली TDS का फिर क्वेश्चन कराऊंगा। लेकिन आप लोगों के लिए एक टास्क है, आप लोगों को सारा TDS का कॉन्सेप्ट क्लैरिटी से होना चाहिए। कुछ नहीं तो एटलीस्ट समरी पॉइंट से सारा प्रोविजंस पे एक बार रीड कर लो। हाँ, जहां पर आपको डाउट हो रहा है क्यों लगाया जा रहा है, आप जाके मेन नोट्स के अंदर जाके आप डिटेल्स कहानी पढ़ लो। डिटेल्स कहानी पढ़ने से रीजन पता चल जाए। और अगर सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर करना है, समरी पढ़ लो। क्वेश्चन करने के लिए समरी नॉलेज इनफ होता है, लेकिन हाँ, अगर किसी को एनालिसिस करना है तो फिर वो डिटेल्स में जाके थोड़ा स्टडी नोट्स का बाकी पोर्शंस के जो डिटेल्स में बोला है वो पढ़ लो। इतना तो कर सकते हो सर। अगर आप लोग इतना करके रखोगे ना तो मैं इतना उम्मीद करूंगा नेक्स्ट क्लास में जब मैं आपको TDS रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, आप लोग चुप नहीं रहोगे, पार्टिसिपेट करोगे सर। तो फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बेसिकली एडवांस टैक्स और TCS पढ़ाने वाला हूँ और TDS रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा
तब चुप ना रहिएगा, पार्टिसिपेट करिएगा और थोड़ा मेहनत करके प्रोविजंस को घर पे देखिएगा। अगर प्रोविजंस देख लेते हो तो मैं इतना उम्मीद रखता हूँ कि आप मेरे से पहले जवाब दे दो। ओके सर। हंस, अयन, नील, पंकज, Yes, sir. शालिनी, विश्वजीत। यस सर। ওকে ঠিক আছে, স্নেহাশিস আছে? হ্যাঁ দাদা। ওকে স্যার, প্লিজ একটু গো থ্রু করবি, গো থ্রু করলে আনসার দিতে পারবি, গো থ্রু না করলে আনসার দিতে পারবি না। স্যার ওই নোটসটা লাগবে স্যার। আচ্ছা, নোটসটা লাগে যাকে পাঠাইনি, আমি নোটসটা শেয়ার। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার, বাই স্যার। ওকে স্যার, টাটা। बाय सर। বাই স্যার। বাই স্যার, বাই Bye, sir. বাই স্যার।